बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, ये डिपार्टमेंट करता क्या है, इसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, हाउ इट वर्क? सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कोई पोजीशन ही नहीं है एज सच, कोई डिफाइन ही नहीं किया हुआ है, ना ही सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट में, ना ही सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957 में, किसी में भी नहीं किया हुआ है। खासकर सिंध में टप्पेदार सुनते हैं, मुख्तियारकार सुनते हैं, पंजाब साइड हम जाएं तो हम पटवारी सुनते हैं। क्या हायरार्की होती है, कौन कौन से अफसर्स होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं? मुख्तियारकार बेसिकली कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड्स होता है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर दे हैं, दे के अंदर स्कीम्स हैं, स्कीम्स के अंदर सेक्टर्स। एक यहाँ पे सीएम हुआ करते थे, वो सीएम साहब के बारे में बड़ा मशहूर हुआ था, वो कहते थे यार ये मुख्तियारकार कौन होता है, मुझे बताओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ सीएम छोड़ के मुख्तियारकार बन जाओ। मुख्तियारकार की मुर्गियां भी सोनी होती हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का बैन था, आप उसमें पार्ट थे उस केस के या मैं नहीं? था उस वक्त। बैन के थोड़े से नुकसानात जो जिस सेंस में हुए, आपकी करप्शन तो शायद इतनी खत्म ना हुई, क्योंकि करप्शन करने वाले के पास तरीके बहुत सारे होते हैं। फिर वो रूपकारी की शक्ल में भी करप्शन चलती रही, वो आपके बैक डेट्स के हवाले से भी करप्शन चलती रही। चीज़ कहते हैं कि सारी ज़मीन जो है वो स्टेट की है और वो इंडिविजुअल्स को सिर्फ स्टेट इजाज़त देती है। सेक्शन 50 है सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट का ओनरलेस लैंड के हवाले से, which say the land which falls within the periphery limits boundaries of the province, their land shall belong to that province. अगर करप्शन का कोई एग्रीव्ड पर्सन है कि जिसका खाता चेंज कर दिया गया है या लैंड में हेर फेर कर दी गई है, उसके पास क्या रेमेडीज अवेलेबल है? कि जस्टिस कैन नॉट बी अ लॉ, इट इज अ लॉ व्हिच कैन बी जस्ट और अनजस्ट। कि हम देखते हैं कि अक्सर कोई प्रोजेक्ट बन रहा हो तो फोर्सफुली एक्वायर कर दी जाती है लैंड, तो क्या ये आइन के मुतसादिम नहीं है? आर्टिकल 24 जो है वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इट सेज नो वन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लीगल राइट्स ओवर द प्रॉपर्टी। प्राइवेट लैंड्स दो किस्म की होती है, एक तो आप लीनियर सिस्टम से इनहेरेंट करते हो, जो आपके पोती खाते के जरिए और वो खानदानी आदि, लैंड एक्विजिशन उस पे होता है। अलॉटमेंट जो आपको गवर्नमेंट करती है, उस पे गवर्नमेंट एक्वायर नहीं करती है, गवर्नमेंट रिज्यूम करती है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए एक लैंड एक्वायर की जाती है, लोगों के घर सारी चीज़ें मस्मार कर दी जाती है, एक मैदान बना दिए जाते हैं कि इस पे हमने बनाना है, बट अल्टीमेटली वो प्रोजेक्ट ही कैंसिल कर दिया जाता है और उस पर कोई और अलॉटमेंट शुरू कर दी जाती हैं। तो क्या ये चैलेंजेबल हैं? किन नामों के साथ वो खाते बने हुए हैं और उसमें भी हेरा फेरी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा हेरा फेरी होती है, खाते क्रिएट किए जाते हैं। खाते क्या होते हैं, क्या चीज़ होती है? उस पर कुछ लिखा होता है, बहुत सारे खाने होते हैं, उनको कैसे समझे, उनमें क्या क्या लिखा होता है? द इमार प्रोजेक्ट और द बहरिया प्रोजेक्ट, इज इट या वॉज इट लीगल इन योर ओपिनियन और इट वॉज इलीगल? मेरी स्टैंडिंग, मेरा फर्म ओपिनियन ये है कि जो आइलैंड्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के हैं। इख्तलाफात होने के बावजूद भी एक डिपार्टमेंट जो कि वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, आप उसके चीफ लीगल एडवाइज़र रहे और हट नहीं सके। हु वॉज बिहाइंड यू? जादू की छड़ी थी यार, तो मेरे पास तो आज भी आधा घंटा ज़मीन भी नहीं है। ये मेरी मूंछों की तरफ नहीं जाना कि कोई मैं वडेरा या कोई मैं लैंड लॉर्ड्स वगैरह, नहीं, मेरे पास तो आधा घंटा ज़मीन भी नहीं है यार। ये GN का फुल फॉर्म क्या? G stands for good and stands for naughty, good and naughty Qureshi। सर थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए हमारे पॉडकास्ट पे। मैं सबसे पहले तो एक चीज़ में मैं बड़ा कंफ्यूज होता हूँ, आपसे भी जानना चाहूँगा। आपको सारे लोग जानते हैं GN कुरैशी के नाम से, और आपके जो चचा हैं जिनकी आप बड़ी तारीफ़ भी करते हैं, आप उनका जिक्र भी करते रहते हैं, उनका नाम GM कुरैशी है। सो ये GN का फुल फॉर्म क्या है और GM का फुल फॉर्म क्या है? अच्छा, पहले तो मैं अपने नाम का फुल फॉर्म बता दूं आपको। अब वो वेरी करता है कि मुझसे पूछ कौन रहा है। अगर मेरे स्टूडेंट या यंग लोग पूछ रहे होते तो मैं उन्हें कहता हूं कि G stands for good and stands for naughty, good and naughty Qureshi। But it's not like a good and naughty, it's गुलाम नबी कुरैशी। Inspired by obviously वो GM कुरैशी साहब मेरे चचा जो थे, he was like father to me, और उनका नाम था गुलाम मुहीउद्दीन कुरैशी, और उनसे इंस्पायर होकर फिर मैंने भी अपना GN कुरैशी रखा। शॉर्ट नाम भी है, लेकिन है बेसिकली गुलाम नबी कुरैशी। सो लोग जानते भी हैं इस नाम को या सारे GN कुरैशी लोग जानते तो हैं? रात को मैसेज करते हुए गुड नाइट लिखते हैं, तब भी GN ही लिख देते हैं। लोग तो बहुत कुछ नहीं, अपना हमाद लोग मुझे GN के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि मेरी उसमें कार्ड्स में जो है, आइडेंटिटी कार्ड्स में जो है, सिंध बार काउंसिल, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उसमें भी GN कुरैशी लिखा हुआ है। सो योर ऑफिशियल नेम? मेरी कास्ट लिस्ट में भी GN कुरैशी लिखा जाता है। तो ऑफिशियल नेम फिर आपका क्या, शनाख्ती कार्ड में भी आपका GN ही लिखा हुआ है? शनाख्ती कार्ड पे तो गुलाम नबी लिखा हुआ है, लेकिन शनाख्ती कार्ड से मुराद मेरी ये है कि आइडेंटिटी कार्ड जो हमारे बार के हैं उनमें GN कुरैशी लिखा हुआ है, कास्ट लिस्ट में GN कुरैशी है। तो बेसिकली GN कुरैशी के नाम से ही लोग जानते हैं मुझे। आप चीफ लीगल एडवाइज़र भी रहे हैं रेवेन्यू बोर्ड के, जो कि डिपार्टमेंट ऐसा है कि हर एक बंदे को कहीं ना कहीं उससे काम पड़ता है। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस
entirely? हमारा एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड, आई मीन इन डिफरेंट वेज। कि देखिए वहाँ पर मुझे लर्न करने के लिए बहुत कुछ मिला, और आई रिमेन देयर फॉर 10 years एज चीफ लीगल एडवाइज़र। और उसमें मुझे ना सिर्फ नॉलेज गेन करने का मौका मिला, लोगों से मिलने का मौका मिला, वहाँ के कल्चर के बारे में पता चला। हाँ, लेकिन उस डिपार्टमेंट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि वो मेरे लिए नेगेटिविटी क्रिएट कर गई। मेरी अपनी पूरे उस कैरियर में नेगेटिविटी का एलिमेंट इस हवाले से बना कि उस डिपार्टमेंट के हवाले से परसेप्शन जो है सब में, वो कोई इतना अच्छा नहीं है। और वो मैं सिर्फ कहता हूँ कि परसेप्शन की बात नहीं, उसमें हकीकत भी है कि उस डिपार्टमेंट में करप्शन का लेवल बहुत ज़्यादा है। और उस डिपार्टमेंट में ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं आज वहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पर बैठ के कह रहा, मैं उस वक्त भी कहता था जिस वक्त मैं वहाँ था। लेकिन मेरा काम क्योंकि लीगल चीज़ों का था, लीगल एडवाइज़र था मैं उनका, और कोर्ट्स में अपीयर होना, ओपिनियंस देना लीगल। लेकिन सिस्टम के हवाले से और जो परसेप्शन है, मैं समझता हूँ परसेप्शन में मोर देन 70-80% जो है वो हकीकत भी है। सर जैसे आप कह रहे हैं लेकिन कि इट वाज ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, मीटिंग पीपल, डिफरेंट पीपल, कल्चर का पता चलना। और जाहिर सी बात है आप लर्न करते हो यार बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि सर आपने जिक्र किया कि उसका परसेप्शन भी अच्छा नहीं है एंड उसमें कुछ रियलिटी भी है, एंड यू हैव बीन पार्ट फॉर आई थिंक गुड 10 years 10 years, being chief 10 legal years। advisor. So why should we believe that कि आप उस सारे सिस्टम का, ये उस सारी चीज़ का पार्ट नहीं थे? देखिए अगर आप इस एंगल से लेते हैं कि खामोशी भी उसके पार्ट होती है, तो हाँ, मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगा कि मैं अगर देखते मेरे सामने चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मेरा ये भी देखना पड़ेगा कि मेरा लिमिटेड स्कोप ये था कि भाई लीगल कोर्ट्स में और लीगल मैं अपने सिग्नेचर करके तो नहीं कहता था ना। जो उनका डिफेंस होता था, मेरा काम था, मैं वो डिफेंस ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड अवेलेबल विद देम वो बनाकर हम देते थे, साइन उनके वो मेंबर, वो हमारे क्लाइंट से वो करते थे। रही बात, आपका सवाल अपनी जगह पे पर्टिनेंट है कि जब इतने बड़े डिपार्टमेंट में सब काम करें, करप्शन भी हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि यार देखिए हर इंसान के सोचने का अपना तरीका होता है, ठीक है ना। हम कितनी हवस का भी एक तरीका होता है ना, एक लेवल होती है, तरीका क्या लेवल होती है। मेरे गोल ये नहीं कभी भी रहे कि मैं सिर्फ पैसा कमाऊं, मेरा गोल कभी भी ज़िंदगी में ये नहीं रहा है कि मैं महलात बनाऊं और ये बैंक बैलेंसेस बनाऊं। मेरा ये गोल ज़रूर रहा है कि स्टैंडिंग इतनी ऐसी होनी चाहिए माशरे में, सिस्टम में, कि अगर कोई आपके पास आए तो आप उसके लिए हेल्पिंग हैंड बन सकें। तो मैं इस हवाले से कहता था, और जाहिर सी बात है किसी ना किसी हवाले से डायरेक्ट और इनडायरेक्टली अगर आप खामोश भी रहते हो, और 10 साल कोई छोटा अरसा तो नहीं है ना, 10 साल तक सरवाइव करना उस डिपार्टमेंट में। लेकिन किस तरह से मैंने सरवाइव किया, हमेशा मेरे झगड़े ही रहते थे, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। आज भी अगर आप डिपार्टमेंट में चले जाएं, किसी से भी पूछें, तो GN वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू आई मीन के उनकी अथॉरिटीज़ को। लेकिन मजबूरी ये थी कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ था, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता है तब तक ये मुझे निकाल इसलिए नहीं सकते हैं कि अगर निकालेंगे तो फिर उनको कंप्लीट रेम्यूनरेशन और बहुत सारी वो चीज़ें उनको करना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अटेम्प्ट किया हमें निकालने का, जिससे हमने कोर्ट के ज़रिए जाकर स्टे लिया था फिर। तो हमेशा इख्तलाफात भी रहे हैं, और इख्तलाफात मेरे आज भी, मैं ये कहता हूँ कि आप जाकर पूछ लीजिए आर्मी डिपार्टमेंट से, एक्सट्रीम के रहे हैं और हायर अथॉरिटीज़ के साथ रहे हैं। इवन आगे चल के अगर आप सवाल करेंगे तो आइलैंड के इशू पे भी मैं इख्तलाफ रहा, क्योंकि एक स्टेज पे आकर एक ओपिनियन फेडरल गवर्नमेंट से, फेडरल मिनिस्टर राइटिंग में ओपिनियन दे रहा था कि ये जो आइलैंड्स सिंध में हैं, ये आइलैंड्स बिलोंग करते हैं फेडरेशन को, वो गलत इंटरप्रिटेशन करके कानून की ये इन्होंने किया। जिस पे मुझसे जब ओपिनियन मांगा गया तो मेरा ओपिनियन ऑन रिकॉर्ड है कि मैंने कहा नहीं, ये आइलैंड्स जो हैं ये गवर्नमेंट किसी से बिलोंग नहीं करते, ये स्टेट से, लेकिन ये स्टेट प्रोविंशनल स्टेट, उसमें वाजे लिखा हुआ है प्रोविंशनल स्टेट और सिंध की प्रॉपर्टी से। तो इन पे मेरे झगड़े रहे इनके साथ। तो कोई मैं पसंदीदा शख्सियत नहीं रहा हूँ इन डिपार्टमेंट्स में और इन लोगों के। सर मैं आपसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बारे में, तो आज इस पॉडकास्ट का पूरा मकसद ही ये है कि ईच एंड एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट हम उसको जानने की कोशिश करें। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू नो योर जर्नी सिंस स्कूलिंग टू द प्रोफेशन, एंड क्या जर्नी रही है आई एम आपकी? एंटायरली एट योर डिस्पोजल, Yeah. यू कैन आस्क मी एनीथिंग।
श्योर सर, मैं बिल्कुल आपसे पूछना चाहूँगा, बट स्टार्टिंग फ्रॉम जर्नी, कहाँ से आपने स्कूलिंग शुरू की अपनी, कहाँ जर्नी, प्रोफेशनल जर्नी कैसी रही? एंड अगर आप इजाज़त देते ही हैं तो मैं पूछ लेता हूँ कि वाई यू वॉज सो लकी कि आप फॉर गुड 10 ईयर इख्तलाफात होने के बावजूद भी एक डिपार्टमेंट जो कि वेरी इंपॉर्टेंट जो डिपार्टमेंट है सारे करप्ट लोगों के लिए भी और अच्छे लोगों के लिए भी, आप उसके चीफ लीगल एडवाइज़र रहे और हट नहीं सके। हु वॉज बिहाइंड यू, या आपके पास ऐसा क्या जादू था कि आप वहाँ पे स्टे कर पाए? जादू की छड़ी थी जी, जादू की छड़ी। है ना? नहीं, सबसे पहले तो आपके सवाल को रिस्पॉन्ड करते हुए पहले ऐसे को कि मेरी स्कूलिंग वगैरह क्या है। आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन नवाबशाह। नवाबशाह एक बहुत खूबसूरत शहर है सिंध का, जहाँ पे मैंने आम लोगों की तरह पढ़ाई की जिस तरह से होती है। कोई प्रिविलेज एजुकेशन नहीं रही है, लेकिन बिल्कुल रही है। हम पढ़ें और उसमें उसके बाद फिर कॉलेज करने के बाद मैंने सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरा से MBA किया इन अर्ली 90s में। उसके बाद फिर मैंने मेरी प्रैक्टिकल लाइफ जो स्टार्ट हुई थी वो आई स्टार्टेड ऑफ एज बैंकर, वन ऑफ द मल्टीनेशनल बैंक्स हेयर इन कराची। उसमें स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने क्योंकि LLB में बाद में कर रहा था, जब LLB कंप्लीट हुई तो मेरे जो चचा हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, ही वॉज लाइक माई फादर, लेट GM कुरैशी। और GM कुरैशी साहब सीनियर सुप्रीम कोर्ट लॉयर थे। उनकी ख्वाहिश थी, मैं क्योंकि चचा और बाबा दो भाई, उनमें बेटे की औलाद अकेला मैं ही था, तो उनकी ख्वाहिश थी कि उनके प्रोफेशन को कोई आगे बढ़ाए। उनकी 2 बेटियां थी, वो दोनों बेटियां जो हैं वो बाहर रहती हैं, तो उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी प्रैक्टिस को कोई आगे लेकर चले। तो उनकी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए, बाकी पर्सनली आई नेवर वांटेड टू बी अ लॉयर। मैं कोई लॉयर बनना नहीं चाहता था, लेकिन जब मैं लॉयर बन गया, इस प्रोफेशन में आ गया, अब मैं समझता हूँ यही प्रोफेशन मेरे लिए था। आई वॉज बॉर्न फॉर दिस प्रोफेशन, और मैं इस प्रोफेशन को ना सिर्फ पसंद करता हूँ बल्कि इनकरेज भी करता हूँ लोगों को यहाँ पर लाने के लिए। एक पार्ट तो आपके सवाल का ये है। दूसरा जो आपका सवाल इसी सवाल में है कि मैंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इतना अरसा किस तरह से सरवाइव किया। उससे पहले सर मैं आपकी प्रोफेशनल जर्नी, ये तो मेरा सवाल है, बट प्रोफेशनल जर्नी आपने वकालत तक तो आप आ गए, देन क्या जर्नी रही आपकी? वकालत शुरू कहाँ से की एंड टू द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वो तो उसमें लास्ट स्टेप है। अच्छा, चलिए मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं बैंकर था जब पहले, तकरीबन 1.5-2 साल में बैंकर रहा। उसके बाद GM साहब के कहने पे, उनकी ख्वाहिश थी, मेरी ख्वाहिश नहीं थी, उनकी ख्वाहिश थी, तो मैं इस लीगल प्रोफेशन में आया, मैंने ज्वाइन किया। लेकिन GM साहब का भी था और मेरा भी था कि मैं अगर GM साहब के साथ प्रैक्टिस करूँगा तो होता है ना, आप वालिदैन से इतना लर्न नहीं कर पाते हो, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं उनके दरमियान। तो मैंने ज्वाइन किया, कॉर्पोरेट लॉ फर्म थी यहाँ पर, लियाकत मर्चेंट। मेरे पास 2-3 ऑप्शंस थे, जहाँ 2-3 ऑप्शंस ने पे मैंने इंटरव्यूज़ भी दिए और उन तीनों में मेरा हो भी गया था, लेकिन मैंने ज्वाइन अल्टीमेटली लियाकत मर्चेंट किया इनिशियली लीगल प्रोफेशन में। और उसके बाद तकरीबन 4-5 साल वहाँ करने के बाद मैंने इंडिविजुअली अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की। आई स्टार्टेड आउट माई प्रैक्टिस बैक इन 97 से मैं इस प्रोफेशन में हूँ। और उसके बाद फिर आगे चलकर थोड़ा सा मुझ में एक होती थी कि मैं इस चीज़ में बिलीव भी करता हूँ कि आप लर्न करते हो या तो अपने बड़ों से करते हो या अपने से छोटों से करते हो। हम उम्र से तो आपकी जो होती है ना, मजाक चलती है, बातें होती हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं अक्सर सीनियर लॉयर्स के साथ बैठा करता था, उनसे लर्न भी किया करता था। फिर ये जो 2007 का डिस्कोर्स था या 2007 में ये तहरीक चली थी, इसमें मैं मीडिया पे बहुत ज़्यादा आया करता था। और मीडिया पे इंटरेक्शन होने के, क्योंकि आज का मीडिया, आज का सोशल मीडिया और उस वक्त का मीडिया
उस वक्त जो मीडिया था ना, तो आराम से रिकग्निशन मिल जाया करती थी, एक्नॉलेजमेंट हो जाया करती थी। अगर आप किसी चैनल पे आ रहे हो और मुसलसल आ रहे हो तो आपको लोग पहचानना शुरू कर देते हैं। आज अगर आप मुसलसल भी किसी चैनल पे, सोशल मीडिया पे, जैसे ये पॉडकास्ट हो रही है, बहुत सारे लोग देखेंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी देखेंगे, तो वो रिकग्निशन नहीं मिलती। तो उससे मुझे उन दिनों में बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिली, और इस तरह से मेरा इंटरेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज से भी हुआ, क्योंकि मेरी ज़्यादा इंक्लाइनेशन पीपल्स पार्टी से रही है, और एक ऑप्शन था कि इस जगह पे पोजीशंस भी खाली थी, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इसमें आऊँ, तो मुझे वहाँ पर चांस मिला लीगल एडवाइजरी का। मैं आया उसमें प्रोफेशन में, उसके बाद फिर मैं फ़ौरन ही चीफ लीगल एडवाइज़र बना। तो ये मेरी जर्नी रही है, और उसके बाद 10 साल के बाद अब मेरी अपनी लॉ फर्म है। अच्छा, ये मेरी लॉ फर्म के बारे में बता दूं? मैं लॉ फर्म के हाँ, बारे में चल। जानना चाहूँगा, लेकिन अब आती है वो जादू की छड़ी कि मैंने कौन किस तरह सी से वो कौन सी survive जादू किया। की छड़ी आपके पास थी जो आप 10 साल तक वहाँ पे स्टे करते हैं बावजूद झगड़ों के, सारी चीज़ के? हमारे पहले साल के बाद ही पता चल गया था, पहले साल के बाद ही मेरे खिलाफ बातें होना शुरू हो गई थी कि नहीं, ये हमारे साथ नहीं चल सकता, ये हमारे सिस्टम के साथ फिट नहीं है, हमारे सिस्टम में नहीं आ रहा। और दैट्स ऑन रिकॉर्ड, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप किसी से भी पूछ सकते हैं, वहाँ के लोगों से भी पूछ सकते हैं। उस वक्त एक दौर था, आपको पता होगा कि उन दिनों में मशहूर था, टप्पी का दौर मशहूर था, अवेश टप्पी। तो मैं कोई उनकी गुड बुक्स में नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा। वो नहीं चाहते थे मेरा कंटिन्यू करना, तो लेकिन ये था कि क्योंकि मेरा कुछ अगर मेरे अगेंस्ट थे तो कुछ मेरे फेवर में भी थे लोग। जो मेरे फेवर में लोग थे उन्होंने ये हल निकाला कि भाई चलो इसे भी कंटिन्यू करने दो, अगर कोई और भी रखना चाह रहे हो तो उसको भी रख दो। तो उसके बाद एक किसी और लॉयर को भी रख दिया गया था वहाँ पर उनके काम करने के लिए। मैं उनमें अपनी इंटेलिजेंस नहीं देता था। उसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। उसके रीज़न ये भी हो सकता है कि मैंने, बिल्कुल सही बात है, मैंने ज़िंदगी में मैंने जायदादों और इन चीज़ों में, मेरे पास तो आज भी आधा घंटा ज़मीन भी नहीं है। 10 साल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लैंड यूटिलाइजेशन को डील करते हुए ये मेरी मूँछों की तरफ नहीं जाना कि कोई मैं वडेरा या कोई मैं उस तरफ से अपना उस बिलीव करता हूँ लैंड लॉर्ड्स वगैरह में। नहीं, मेरे पास तो आधा घंटा ज़मीन भी नहीं है यार। मैंने तो बड़ी मुश्किल 10 साल आप कह रहे हो मैं मैंने सर्वाइव किया। 9 साल तक मैं किराए के घरों में रहा हूँ। बट सर ये उसके बाद मैंने जाकर घर खरीदा है, वो भी किस तरह से खरीदा है तो उसकी भी बहुत बड़ी लंबी दास्तान है। किसी दिन अकाउंटिंग करेंगे तो बैठेंगे, मैं बता दूंगा। अकाउंटिंग लेकिन अगेन मुझे आने दे, उस चीज़ पे आने दे हम कि मैंने सर्वाइव कैसे किया। पहले साल के बाद ये पता चल गया था लोगों को, लोगों से मुराद ये है कि वहाँ के कंसर्न कॉर्नर्स को, कि ये यार सिस्टम में फिट नहीं है। उन्होंने बड़ी कोशिश की। जब कुछ लोग जो मेरी फेवर कर रहे थे उन्होंने ये हल निकाला, दूसरे को भी रखा। मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा, मुनासिब भी नहीं है किसी का नाम लेना। तो फिर ये जब फ्रेश एग्रीमेंट बना मेरा, तो उसमें मैंने एक गिमिक खेली थी। उस एग्रीमेंट में मैंने लिखवा लिया था कि भाई मुझे अगर ये पहले उससे निकालेंगे तो मुझे कंप्लीट रिम्यूनरेशन देंगे, लेकिन विदाउट किसी रीज़न, विदाउट किसी उसके निकाल भी नहीं सकते। तो शायद वही रीज़न बना। उसके बावजूद भी इन्होंने 3-4 अटैम्प्ट किए मुझे निकालने के। ना सिर्फ मुझे, क्योंकि मैं अकेला काम नहीं करना चाहता, मैंने एक पूरी टीम बनाई हुई थी और यंगस्टर्स की टीम बनाई हुई थी। उन सबको मैंने वहाँ अपॉइंट करवाया था और मैंने कहा था कि काम का डिस्ट्रीब्यूशन हो। एक तो होता है ना कि आप अकेले कर रहे होते हैं तो आपको हवस होती है तो भाई मैं ही इन चीज़ों में अपने आप को इंडल्ज करूँ। नहीं, मैंने कहा कि लोग आए, उनको पता चले, उनको मेरा पता चले, मुझे उनके बारे में पता चले। तो अटैम्प्ट 3-4 हुए। फाइनली अटैम्प्ट ये हुआ कि हमें बाकायदा उसके बावजूद, उस क्लास के बावजूद, ऑर्डर भी आज भी ऑन रिकॉर्ड है फॉर्मर चीफ जस्टिस जुनैद गफ़ार साहब का, जिन्होंने उस क्लास को पढ़ते हुए हमें स्टे दे दिया था। हालांकि इन्होंने तो अपनी तरफ से समरी बनाकर हमें निकालने के लिए मेरे ख्याल 7वें-8वें साल में कर लिया था। तो फाइट मेरी असल जो रही है वहाँ पर सर्वाइवल की, वो 7 साल तक तो मैं इंडिविजुअली उनसे लड़ता रहा हूँ। उसके बाद तो फिर कोर्ट मैटर चलता रहा है, फिर वो 10 साल तक ये कंप्लीट हुआ। जी सर, आपने कहा कि मेरे पास तो आधा घंटा भी नहीं है। मैं इस चीज़ से, मरीम नवाज साहिबा का एक इंटरव्यू मुझे याद आ रहा है जो वो भी कह रही थी कि मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ, बट एट दी एंड उनके अच्छे खासे उसके बाद पनामा एंड ऑल दैट।
सोशल मीडिया पे आपके बारे में भी चलता है कि पता नहीं आपकी कितनी जायदादें आपने बनाई हैं, सो उस पे क्या कहेंगे? इफ़ यू वांट टू कमेंट, अगर आप चाहते इट्स हैं नॉट मैंडेटरी क्वेश्चन। बिल्कुल मैं जवाब दूंगा, उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। देखिए, अगर आप, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आप चाहते हैं कि आपकी एक स्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप हेल्पिंग हैंड किसी के लिए बने, अगर कोई आपके पास आए, ये तो मेरी ख्वाहिश रही है ना। तो जब आप हेल्पिंग हैंड बनने के लिए स्टैंडिंग में आते हैं, तो ये अगर सोचें कि आपके बारे में नेगेटिविटी नहीं चलेगी, सोशल मीडिया में आज के दौर में आपके खिलाफ बातें नहीं होंगी, तो ये भी आपकी गलत फहमी है, होंगी। मैं मरीम नवाज नहीं हूँ, लेकिन उसने ये तो कहा ना कि मेरे वालिद के घर में रहती हूँ। मेरे पास तो वालिद का घर भी नहीं था। मेरे पास, मैंने नॉट अ सिंगल पेनी आई इनहेरिटेड फ्रॉम माई पेरेंट्स, ठीक है ना। हाँ, यस, नवाबशाह में घर ज़रूर था हमारा, वालिद की तरफ से बनाया हुआ था, लेकिन मैं समझता हूँ मैं क्राइसिस में इतना आ गया था, मैं इतना वो स्ट्रगल कर रहा था कि हमें वो घर बेचना पड़ा था, ठीक है ना। दूसरी बात ये रही कि अपना यहाँ पर मैं तो यार, मेरे पास तो बस का किराया भी नहीं होता था, मैं तो केबिल वालों के साथ कंट्रीब्यूशन करके वहाँ रहता था। अब लोगों के ज़हन में परसेप्शन बनता है ना, दुनिया परसेप्शन पे चल रही है और है। अब देखिए, या तो उस परसेप्शन को डाइल्यूट करने के लिए मैं हर जगह पे एक्सप्लेनेशंस देता रहूँ, ये तो एक मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, तो मैं पॉडकास्ट में बता रहा हूँ, नहीं तो हर जगह बैठ के बता तो नहीं सकता। उन 10 सालों में मैंने जैसे कहा कि 9 साल तक तो मैं किराए के घरों में रहा हूँ। हाँ, मेरी ख्वाहिश ज़रूर रही है, क्योंकि मुझे वो प्रिविलेज नहीं थी पढ़ाई के मामले में, मुझे वो प्रिविलेज नहीं मिली थी, तो मैं अपने बच्चों को वो प्रिविलेज दूँ। फोकस मैंने स्टडी एजुकेशन पे उनकी रखा, उनकी अपब्रिंगिंग पे मैंने ज़रूर रखा है। उसके अलावा यार, माई वाइफ इज़ अ डॉक्टर, 20 ग्रेड में है, अभी आने वाली है, 19 में 20 में आने वाली है, तो सड़क पे तो फिर भी नहीं थे ना यार। उसके अलावा आज घर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अपना है, और मैंने बच्चों की पढ़ाई कराई है, ना सिर्फ यहाँ पर, मैंने बाहर से पढ़वाया है उनको। मेरी बेटी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, बड़ी वाली फाइनेंस की है, ग्रेजुएशन की है। मेरी छोटी बेटी आज भी यूके में एलएलएम कर रही है। तो यार देखो, एक वक्त तो ये भी था कि मेरे पास पैसे नहीं होते तो मैं सिगरेट नहीं ले सकता था, लेकिन इतना जहन में था कि यार नहीं, आज अगर नहीं ले सकता हूँ, कल ले लूँगा। तो अल्लाह ताला ने जहन इतना दिया है कि पैसे तो आ ही जाते हैं, इसी सिस्टम में से आते हैं, इन्हीं केसेस में से आते हैं। और हमारा सिर्फ लिटिगेशन तो नहीं होता है ना, हमारा ओपिनियन भी होता है, हमारी फैसिलिटेशन भी होती है, कंसल्टेंसीज को, इट्स अ कंप्लीट कंसल्टेंसी पैकेज ना। तो हम पैसे तो यार देखिए, अब प्राइवेटली मैं समझता हूँ मैं ज़्यादा कमाता हूँ एज़ कम्पेयर टू व्हेन आई वाज देयर इन द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। वहाँ हैंडसम पैकेज ज़रूर मुझे था, जो मेरे लिए था। आज भी आपने आधा घंटा ज़मीन की बात की, मैं समझता हूँ कि इंसान की वेल्थ, इंसान की करप्शन का बल्कि बनाया जाता है, अगर उसकी क्राइटेरिया बनाया जाए तो उसकी ट्रैवलिंग ट्रेजेक्ट्री भी देखी जाती है, ट्रैवलिंग आइडनरी भी देखी जाती है। मैंने तो दुनिया में कहीं ट्रैवल, मैंने ख्वाहिश ज़रूर रखी थी जब मैं स्टूडेंट था कि मैं दुनिया घूमूंगा, लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आया तो मैं कमाते कमाते इस स्टेज पे आ गया कि मैंने सोचा कि मैं खुद ट्रैवल करने से बेहतर है अपने बच्चों को और यंगस्टर्स को, उनको क्यों ना ट्रैवल करवाऊं। तो मैंने अपनी ट्रैवलिंग तो मेरी, अगर आइटनरी उठाकर देख लें तो मैंने दुनिया के मुल्क उम्रे पे किया, वो दुबई की ट्रैवलिंग की है, एक मरतबा मैं शायद टर्की वगैरह गया हुआ हूँ, मैंने तो कहीं गया भी नहीं हूँ, मैंने ट्रैवलिंग नहीं की है। मैंने करवाई ज़रूर है, करवाई इन द सेंस के स्टूडेंट्स को एवरी ईयर 2-3 स्टूडेंट्स को मैं इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए स्पॉन्सर मैं करता हूँ, मेरी फर्म करती है। तो अगर मैं इतना कमा लिया था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लैंड यूटिलाइजेशन से, तो कम से कम मेरे पास एक नहीं 2-3 बंगलो होने चाहिए थे, दुबई में भी होना चाहिए था, लंदन में भी होना चाहिए था, क्योंकि पैसा तो वहाँ था, हमारे सामने वो रोलिंग होता था, दिखता था, पता चलता था। लेकिन अब वो कोई मानता है नहीं मानता है, मेरा दिल तो मुतमईन है ना, मैं मुतमईन हूँ, कम से कम मुझ पे 10 उंगलियाँ उठती हैं, ठीक है उठती हैं, वो अपने परसेप्शन की बुनियाद पे उठाते हैं और उनका राइट है। अब मुझसे अगर आप सवाल कर रहे, वो अगर सवाल करेंगे तो मैं उन्हें बता भी दूंगा। अब ऐसे जाकर तो पम्फलेट नहीं छपवा सकता या एक्सप्लेनेशंस नहीं दे सकता ना मैं। तो नहीं भाई, अल्लाह का शुक्र है, मैंने कभी भी जायदादों से, मैंने कभी भी मिल्कियतों से मोहब्बत नहीं की है, मैंने रिश्तों में बिलीव किया है और रिश्तों में बिलीव करता हूँ। और मेरी वालदा हैं माशाल्लाह से, उसकी दुआएं हैं। और मैं ट्रैवलिंग का एक रीज़न ये भी है ना ट्रैवलिंग करने का, क्योंकि मैं बाहर निकलता हूँ, कोर्ट भी आता हूँ तो अम्मा समझती है शायद ये कहीं
दूसरे शहर चला गया है कहीं, तो वो एज फैक्टर भी है। तो मैं अम्मा को छोड़ भी नहीं सकता हूँ, किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता हूँ। नाउ आई वुड लाइक टू कम टूवर्ड्स द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। थोड़ा सा एजुकेशनल एस्पेक्ट पे हम चलते हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि व्हाट इज़ रेवेन्यू डिपार्टमेंट? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हम जिसे कहते हैं, ये चीज़ क्या है? एक इनलैंड रेवेन्यू भी है हमारे पास, एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है, क्या ये सेम हैं, अलग हैं? या जो रेवेन्यू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, ये डिपार्टमेंट करता क्या है? इसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं? हाउ इट वर्क्स? अच्छा, अब पहले आ जाते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज गवर्नड बाय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957, सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957 के तहत। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बेसिकली इट्स कंप्राइजिंग ऑफ 3 मेन डिपार्टमेंट्स हेडेड बाय सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, वो 3 डिपार्टमेंट्स कौन से हैं? वो 3 डिपार्टमेंट्स हैं लैंड यूटिलाइजेशन, रेवेन्यू एंड कंपनसेशन। ये 3 डिपार्टमेंट्स हैं। इन तीनों डिपार्टमेंट्स को मिलाकर जो है ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कॉन्स्टिट्यूट होता है। अच्छा, अब सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज द हेड ऑफ 2 डिपार्टमेंट्स जो कि कंप्लीट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी होते हैं, कंपनसेशन एंड रेवेन्यू इसके हेड होते हैं। लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट जो है वो कंप्लीट सेक्रेटेरिएट उसका है विद इन द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। वो है हेड ऑफिस हैदराबाद में, कराची में उसका कैंप ऑफिस है। लेकिन लैंड यूटिलाइजेशन का सेक्रेटरी जो होता है वो कंप्लीट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ सिंध होता है। ये नहीं कि वो जो एक सेक्रेटरी टू बोर्ड ऑफ सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है वो 18 ग्रेड का, नहीं। ये ही इज़ कंप्लीट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड ही इज़ द कस्टोडियन ऑफ द लैंड। और रूल्स ऑफ बिजनेस 1987 को अगर हम 1986 को अगर हम देखें, सिंध रूल्स ऑफ बिजनेस, उसमें सीनियर मेंबर इज responsible for these 2 departments and has nothing to do with the land issues unless the land issue comes to the revision or board constitute होता है। वहाँ पर अगर चैलेंज किया जाता है सेक्शन 164 सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट में, तो फिर ये कंप्राइज हो जाता है और फिर हेडेड बाय सीनियर मेंबर। अच्छा, हम आज एक मज़े की बात बताऊँ, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कोई पोजीशन ही नहीं है एज सच, कोई डिफाइन ही नहीं किया हुआ है, ना ही तो सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट में, ना ही सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957 में, किसी में भी नहीं किया हुआ है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बेसिकली नोटिफिकेशन के ज़रिए चीफ एग्जीक्यूटिव अपने सीएम साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, सीनियर मोस्ट मेंबर जो होता है उसको अपॉइंट करते हैं और एक नोटिफिकेशन के तहत उसे मिल जाता है सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का। लेकिन कोई एज सच पोजीशन नहीं है। ही इज़ इक्वल टू अदर मेंबर्स, सिंस ही इज़ अ सीनियर मेंबर तो उसे सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का हुआ दिया जाता है। तो बेसिकली ये 3 डिपार्टमेंट से मिल के बनाते हैं, लेकिन लैंड यूटिलाइजेशन का कंप्लीट अलग सेक्रेटेरिएट होता है और उस कंप्लीट उसका जो सेक्रेटरी होता है कंप्लीट सेक्रेटरी टू। मैं तीनों के फंक्शंस भी जानना चाहूँगा कि लैंड यूटिलाइजेशन का क्या है फंक्शन, कंपनसेशन का क्या है? लैंड यूटिलाइजेशन का तो है अलॉटमेंट, रेगुलराइजेशन, रिन्यूअल ऑफ लैंड्स। Government of Sindh is the custodian of lands which fall within the limits of the province। और वो अगर ऑनरलेस लैंड हैं जिनका कानून में भी जिक्र किया गया है, आगे चल के हम बात करेंगे, तो उसके कस्टोडियन जो होती है गवर्नमेंट ऑफ सिंध होती है। क्योंकि गवर्नमेंट है, इन पावर है, वो होती तो प्रॉपर्टी स्टेट की हैं। आज एक गवर्नमेंट है, कल दूसरी गवर्नमेंट होगी, लेकिन वो कस्टोडियन होते हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं और उनको उस तरह से डील करते हैं। तो सीनियर मेंबर के लिए ये कॉन्सेप्ट है कि सीनियर मेंबर इज़ द कस्टोडियन ऑफ द लैंड्स, नहीं, सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन हु इज़ आंसरेबल टू द सीएम या चीफ सेक्रेटरी, ही इज़ द कस्टोडियन ऑफ द लैंड्स। लैंड्स के इशूज़ में अलॉटमेंट आ जाती है, रिन्यूअल आ जाती है, रेगुलराइजेशन आ जाती है, उसके प्रोसेस क्या हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। जहाँ तक रेवेन्यू का है, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू जो लैंड्स का वो जो होता है अपना रेवेन्यू कलेक्ट होता है, एग्रीकल्चर लैंड से होता है, दूसरी इनसे अपना क्या कहते हैं लैंड एक्विजिशन के प्रोसेस से, उसमें सीनियर मेंबर का रोल बहुत है, वो भी आगे चल के डिस्कस करेंगे हम। और कंपनसेशन वो जो नेचुरल क्लेमिटी होती है या कोई सैलाब आ गया या कोई ऐसी चीज़ें हो गई, उसमें जो अब तो वो भी बन गया ना, क्या कहते हैं उससे अपना
मैनेजमेंट, उसकी डिज़ास्टर मैनेजमेंट, उसके अलावा रेवेन्यू कंपनसेशन जो होता है ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हेड होता है, वो कंपनसेशन प्रोवाइड करता है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सिंध। तो सर जो डिपार्टमेंट्स हैं, हम इनके ऑफिसर्स के बारे में बहुत सुनते हैं, हम सुनते हैं खासकर सिंध में टप्पेदार सुनते हैं, मुख्तियारकार सुनते हैं, पंजाब फील्ड ऑफिसर्स, यस पंजाब साइड हम जाएं तो हम पटवारी सुनते हैं, बहुत सारी और उसके हायरार्की होती है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो फील्ड ऑफिसर्स हों या एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे हों, मैनेजमेंट साइड पे हों, क्या हायरार्की होती है, कौन कौन से अफसर्स होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं? अच्छा, अब ये यहाँ पर इंटरलिंक्ड हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जो आपने बात की ना अपना पटवारी मुख्तियारकार, तो वो पटवारी बेसिकली यहाँ का इक्वलेंट टू मुख्तियारकार होता है। यहाँ जो मुख्तियारकार होता है, मुख्तियारकार बेसिकली कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड्स होता है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। वो ज़मीनों के रिकॉर्ड तो रखा जाता है ना, जो गवर्नमेंट की ज़मीनें हैं जो दी गई हैं, प्राइवेट लोगों को दी गई हैं, एंटिटीज़ को दी गई हैं, डेवलपमेंट के लिए दी गई हैं, लेट्स से केडीए को दी गई हैं, डीएचए को दी गई हैं, इनको गवर्नमेंट ऑफ सिंध देता है, उनका रिकॉर्ड ऑफ राइट्स तो मेंटेन होगा ना। तो मुख्तियारकार इज़ अ फील्ड ऑफिसर एंड ही इज़ कनेक्टेड विद द कंसर्न डिप्टी कमिश्नर, उस डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर, एंड वो हायरार्की चलती है डिप्टी कमिश्नर से फिर कमिश्नर, कमिश्नर से फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबर। अच्छा, एक सेक्रेटरी जो लैंड यूटिलाइजेशन होता है वो मेंबर भी होता है। जब बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होता है तो ही बिकम्स मेंबर। जो मैंने आपको बताया ना, बोर्ड जब कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है तो उसमें ही बिकम्स मेंबर। तो मुख्तियारकार का रोल ये होता है, या तपेदार है उसको असिस्ट करता है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के हवाले से। तपेदार कौन होता है और मुख्तियारकार कौन होता है? तपेदार इज असिस्टेंट टू मुख्तियारकार, वो उसे असिस्ट करता है, हायरार्की में वो उस मुख्तियारकार से कम आता है। एंड मुख्तियारकार इज आंसरेबल टू द डिप्टी कमिश्नर या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, इनको ये आंसरेबल होता है। असल तो हेड जो होता है, देखिए पूरा सिंध अगर हम उठाकर देख लें, पूरा सिंध अगर लैंड्स के वाले से अगर हम बात करते हैं तो दैट्स बिन डिवाइडेड इनटू देश। या आज से नहीं, ये अंग्रेज़ों के ज़माने से। आपने यहाँ सुनी होगी दे ड्रिग, सुनी होगी बहुत सारी देह यहाँ पे सुनी होगी आपने, ओकेवाड़ी सुनी होगी, देह ओकेवाड़ी है। तो ये देह में डिवाइड किया गया है। देह क्या होता है? देह इस बेसिकली डिविजन्स क्रिएट की गई हैं फॉर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स। वो कोई डिस्ट्रिक्ट वगैरह नहीं है, वो देह आप उसे गांव ना समझे। ये देह जब आप ज़मीन किसी को गवर्नमेंट, जो मैंने कहा कस्टोडियन है, वो अलॉटमेंट करती है, फिर उस अलॉटमेंट के बाद मेंटेन करती है, देह वाइज मेंटेन करती है। ये डिमार्केशन है ज़मीनों की। कराची में बहुत सारी देह हैं, लेकिन कराची में अर्बन, अब देह से कॉन्सेप्ट जाता है गांव वाला, ये इट्स नॉट गांव। फिर तो कराची में देह नहीं होनी चाहिए, कराची तो टोटली अर्बन है, इसका सब्सटेंशियल पार्ट तो अर्बन में डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये बेसिकली डिमार्केटेड की हुई हैं एरियाज़, ताकि मेन रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो है ना वो मेंटेन आसानी से हो सके, जो कि मुख्तियारकार, हर देह में मुख्तियारकार होते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपकी बात को कंटिन्यू तो उसको करेंगे, बट मैं एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी चाहूँगा। जैसे एक हमारे पास डिवीजन हो गया दे, जैसे अगर अंग्रेज़ी शायद इंग्लिश सिस्टम में हम जाएँ तो मे बी किलोमीटर, या श्योर सर, किलोमीटर्स या इस तरह से कोई यूनिट्स हैं। बेसिकली दे इज़ अ यूनिट, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। अप्रोप्रिएट, इट्स अ यूनिट बेसिकली। बट उसके कोई ना कोई सब यूनिट्स भी होंगे, जैसे किलोमीटर का मीटर होता है, इंचेस में आएगा, फिट्स में आएगा। इसके सब डिविजन्स कौन कौन से हैं? तो देज आर आल्सो डिवाइडेड, पर द मेन जो उसका जैसे कह लेना कि वो है, वो दे इसलिए कहा गया है कि मुख्तियारकार का आपने सवाल किया था, तो मुख्तियारकार डील्स विद द दे, वो पर्टिकुलर दे में, एंड देन ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू दी। एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी दे आ सकती हैं। अच्छा, देह के बाद डिस्ट्रिक्ट है, यानी एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर देह हैं, देह के अंदर स्कीम्स हैं, स्कीम्स के अंदर सेक्टर्स हैं। वेरी राइट। डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद डिविजन्स हैं, डिविजन्स, हाँ, डिविजन्स के बाद फिर आपका प्रोविंस बनता है। तो एक दे का मुख्तियारकार जो है वो कस्टोडियन है, उसके पास सारे कस्टोडियन ऑफ द रिकॉर्ड्स, उसके पास सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो कैसे मेंटेन करता है? कोई रजिस्टर होता है उसके पास, या डिजिटल है सारी चीज़ें? हाउ रिकॉर्ड्स आर मेंटेन? अच्छा, अब तो डिजिटल हो गई हैं, बहुत सारी हो गई हैं। ये डिजिटल नहीं थी, ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का बाकायदा रजिस्टर मेंटेन होता था और पीरियडिकली मेंटेन होता था। और उसमें बाकायदा सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का बहुत रोल ये रहा है कि वो एवरी ईयर उसको पीरियडिकली मेंटेन किया जाता है। जहाँ भी डिस्क्रिपेंसी होती हैं वो उसको करेक्ट किया जाता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए
आपको याद होगा, आपको पता होगा कि 2012 में एक एम्बार्गो क्रिएट किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, स्टे किया गया था अलॉटमेंट्स पे और रिन्यूअल्स पे और एक्सचेंज पे, इन पे। उसका रीज़न ये था कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं करप्शन की मद में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मेंटेन करते हुए। देखिए सिस्टम गलत होता भी है, नहीं भी होता है, मोस्टली नहीं होता है, लेकिन उस सिस्टम में लोग जो है ना उसको करप्ट बना देते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है, वो सिस्टम क्योंकि करप्ट हो चुका था तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएटिव लिया, लेकिन उस इनिशिएटिव के नुकसानात भी बहुत सारे हुए। जी क्वेश्चन मैंने रखा भी था और मैं आपसे आप इसको पूछेंगे तो मैं आपसे मज़ीद पूछूंगा। एलोबरेट इस जी पे जी चाहूँगा जी। कि इसको हम क्योंकि रिकॉर्ड्स पे हैं तो कितना चांस होता है अच्छा, कि सबसे क्योंकि पहले तो मैं माफ़ी मांगता हूँ आपके ऑडियंस के, मैं स्मोकिंग जी जी क्रैव हो रही थी तो मैंने इसलिए हाँ, पिया। जी। जैसे हम अभी कह रहे हैं कि अभी सारी चीज़ डिजिटलाइज नहीं हुई और यकीनन एक फिजिकल रजिस्टर है दैट कैन बी अमेंडेड, क्या और नहीं हुई, सॉरी? डिजिटलाइजेशन पूरी नहीं हुई रिकॉर्ड्स की, मोस्टली हो गई है। मोस्टली हो गई है बट अभी तक कंप्लीट नहीं हो सकी, कुछ ना कुछ हद तक वो अभी नहीं, भी इतनी हो गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट की वो थी उनको सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जमा करवा दिया। चलें जो हम हमने थोड़ा सा इससे रिकॉर्ड्स, पहले हाँ जाते हैं चलें, जब ठीक है नहीं थी। ठीक है ठीक है। सो कहाँ पे चांसेस होते थे कि रिकॉर्ड्स को चेंज किया जा सके, कितनी पॉसिबिलिटी उसकी होती थी? और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट का बैन था तो व्हाट वाज द एंटायर स्टोरी, आप उसमें पार्ट थे उस टेन्योर में रेवेन्यू बोर्ड के या उस केस में जिसमें बैन किया गया? इससे अंदाज़ा लगा लें कि मैं एक थोड़ा सा इसको लाइटर मूड में ले लेता हूँ। और एक यहाँ पे सीएम हुआ करते थे इस पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से पहले, तो उसके बाद हमेशा एप्लीकेशंस आया करती थी मुख्तियार कार की, और रिक्वेस्ट आया करती थी कि हमें मुख्तियार कार बनाया जाए। हालांकि ये कमीशन है और उसका एग्ज़ाम होता है और उसके बाद वो पास करके, बहरहाल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस भी चलते हैं। तो वो सीएम साहब के बारे में बड़ा मशहूर हुआ था, वो कहते थे यार ये मुख्तियार कार कौन होता है, मुझे बताओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ सीएम छोड़ के मुख्तियार कार बन जाऊँ। तो कहने का मकसद ये है कि करप्शन की लेवल आपको देखनी है तो वो वहाँ से आप देख लें। मुख्तियार कार की मुर्गियाँ भी सोनी होती हैं, सोने की होती हैं, इससे अंदाज़ा लगा लें। तो करप्शन नीचे से होती है या करप्शन की छूट जो दी हुई होती है, परमिशन जो ऊपर से दी हुई होती है, वो ट्रिकल डाउन करके नीचे जाती है। एक्सरसाइज नीचे होती है। ये तो हमारा हो गया कि यस, करप्शन हर स्टेज पे करप्शन हर होती है। वो वही अमेंड किया जाता है उन्हें रजिस्टर्स में, हेरा फेरी। हाँ, खातों में हेरा फेरी होती है और होती है। मेरे डिनाई करने से क्या रुक जाएगी? हम तो चाहते हैं रुके। बट जो सुप्रीम कोर्ट का बैन था, मैं उस केस की भी स्टोरी जानना चाहूँगा। आप उसमें पार्ट थे उस केस के या मैं नहीं? था उस वक्त, मैं बल्कि उसके बाद सब्सिक्वेंटली भी मैं अपीयर होता रहा उसमें। ये था बेसिकली सो मोटो 16 ऑफ 2011, जिसमें उस वक्त के उस वक्त के जस्टिस, सीनियर जस्टिस जो कि अब रिटायर्ड हैं, अमीर मुस्लिम हानी साहब की, ये क्योंकि वो खुद भी ग्रास रूट से आए थे, उनको पता है कि करप्शन किस तरह से हो रही है, तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था कि नहीं यार, देयर शुड बी एंड टू इट, तो उन्होंने बैन ख़त्म कर होना दिया। चाहिए यार, ये कितना चलेगा। लेकिन उसके देखें बेन के थोड़े से नुकसानात जो जिस सेंस में हुए, आपकी करप्शन तो शायद इतनी ख़त्म ना हुई, बढ़ गई। क्योंकि करप्शन करने वाले के पास तरीके बहुत सारे होते हैं। फिर वो रूपकारी की शक्ल में भी करप्शन चलती रही, वो आपके बैंक डेट्स के हवाले से भी करप्शन चलती रही थी यहाँ पर। लेकिन नुकसान मेन जो सिंध को हुआ ना, उसकी इकॉनमी डैमेज हो गई, क्योंकि वो जो ट्रांजैक्शंस होती थी ना वो रुक गई लैंड्स की। जाहिर सी बात है, डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए आप केडीए को भी देते थे, आप डीएचए को भी देते, आप प्राइवेट पार्टीज़ को भी देते थे, बिल्डिंग्स बनती थी। आप करप्शन के तहत बैंक डेट्स में तो वो जा रही थी, लेकिन वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के खाते में किस तरह से, जिस तरह से आनी चाहिए, वो नहीं आ रही थी। तो उसका चेक एंड बैलेंस कुछ और तरीके भी निकाले जा सकते थे, लेकिन यही वजह थी कि बाद में जो बेंचेस आई उन्होंने उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट्स करते रहे टाइम टू टाइम कि नहीं यार, कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए जो है एक्सेप्शंस निकाली गई और एग्जम्पशंस दी गई रादर आई वुड से। तो उसका नुकसान भी रहा और फ़ायदा भी रहा। अच्छा सर, हम एक चीज़ कहते हैं कि सारी ज़मीन जो है वो स्टेट की है और वो इंडिविजुअल्स को सिर्फ स्टेट इजाज़त देती है कि उसको यूज़ किया जाए, जिसे हम शायद लीज़ के कॉन्सेप्ट से भी समझते हैं। तो क्या सिर्फ लीज़ ज़मीन ही होती है? क्या सारी ज़मीन गवर्नमेंट की या स्टेट की है, या लोगों की फ्री होल्ड लैंड भी हो सकती है या एग्जिस्ट करती है? नहीं, मैंने तो किसी भी स्टेज पे नहीं कहा कि सारी ज़मीन गवर्नमेंट की होती है। आई वुड लाइक टू नो कि इनमें डिफरेंस क्या फ्री होल्ड में और लीज होल्ड में, और क्या सारी लीज होल्ड है या फ्री होल्ड? देता हूँ। देखिए, ज़मीनें जो गवर्नमेंट अलाट करती है
प्राइवेट लैंड्स के भी दो किस्म है ना, एक तो वो है जो कि गवर्नमेंट अलाट करती है 99 ईयर्स के लिए, वो जो कि लीज होल्ड राइट्स होते हैं, ठीक है ना, वो टाइम बाउंड होते हैं 99 के लिए, उसके बाद रिन्यूअल होती है, उसके बाद वो प्रोसेस चलता रहता है, उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन होता है। जैसे आपने कहा कि फ्री होल्ड का जो कॉन्सेप्ट है, वो जो आपका लीनियर सिस्टम से जो पोती खाता बनता हुआ आ रहा होता है, वो आपके परदादा दादा से वो ज़मीनें ट्रांसफ़र, अंग्रेज़ों के ज़माने से ज़मीनें जो दी गई हैं, ये फुल फ्लेज टॉपिक है। इस पर किसी दिन मेरे साथ पॉडकास्ट कीजिएगा, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स में मैंने बड़ा काम किया हुआ है। लैंड रिफॉर्म्स का क्या तरीके था, अंग्रेज़ों ने ज़मीन दी थी, फिर यह किस तरह से ये यहाँ पे हुआ। बट एनीवेज, तो वो जो फ्री होल्ड वाले राइट्स जो हैं, वो भी ज़मीनें हैं लोगों के पास, लीनियर सिस्टम से आते आ रहे हैं, फोती खाते बनते रहते हैं, आज तक लोगों के पास हैं। तो मैंने ये किसी भी स्टेज पे ये नहीं कहा कि सिर्फ हर ज़मीन गवर्नमेंट की होती है। हाँ, कुछ ज़मीन, बाकी ज़मीनें जो हैं जिनका कोई लीज होल्ड राइट नहीं है या फ्री होल्ड राइट्स नहीं है, वो ज़मीनें जो यहाँ पे अपना प्रोविंस स्टेट की बाउंड्रीज़ के अंदर में आती हैं, तो उसमें सेक्शन 50 है सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट का, ऑनरलेस लैंड के हवाले से, इन लाइन विद दिस आर्टिकल 172 सब आर्टिकल 1 of the Constitution of Pakistan, which say the land which falls within the periphery limits boundaries of the province, their land shall belong to that province. So, in line with the constitutional article 172 sub article 1, there is a section in the Sindh Land Revenue Act 1967, section 50. तो presumption shall all, अगर ऑनरलेस ज़मीन है तो presumption shall always be drawn in favor of the government, not government, province. गवर्नमेंट तो आज एक है, कल दूसरी होगी। मैं इस पर बड़ा थोड़ा सा वो रहता हूँ, लोग कंफ्यूज रहते हैं कि गवर्नमेंट की ज़मीन के लिए, भाई गवर्नमेंट तो आज एक है, कल दूसरी होगी, ये स्टेट की ज़मीन होती है, और स्टेट वहाँ डिफाइन किया हुआ है, प्रोविंशनल स्टेट, तो प्रोविंस की ज़मीन होती है। आइन में भी सर जो स्टेट को डिफाइन किया है, इट्स आई थिंक प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट एंड टैक्स इम्पोजिंग अथॉरिटी। प्रोविंशनल स्टेट, हाँ, द वर्ड इज आई थिंक गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ द टाइम, वो जो भी गवर्नमेंट होगी उसको कस्टोडियन तो वही होगी ना। यस, उसके गवर्नमेंट के मेंबर्स, उसके खानदान की उसकी इनहेरेंट ज़मीन तो नहीं है ना, ये तो प्रोविंस की ज़मीन है, वो कस्टोडियन होंगे, उसको डील करेंगे उस ज़मीन को उस हवाले से। अच्छा सर, हम वापस चलते हैं अपनी जो हायरार्की वाले चैप्टर में। अब हायरार्की में हम डिस्कस कर रहे थे मुख्तियारकार, लैंड रिकॉर्ड्स, उसमें करप्शन हमने डिस्कस कर ली। अगर करप्शन का कोई एग्रीव्ड पर्सन है कि जिसका खाता चेंज कर दिया गया है या लैंड में हेर फेर कर दी गई है, उसके पास क्या रेमेडीज़ अवेलेबल हैं, वो कहाँ पे जाएगा, उसके पास कौन से फॉरम्स अवेलेबल हैं अपने जो ग्रीवियंस है उसके रिड्रेसल के लिए? अच्छा, इसके दो तरीके हैं। एक तो अगर प्राइवेट बंदे को किसी को ग्रीवेंस है, उसमें एक क्वाज़ी जुडिशियल प्रोसेस दिया गया है, जुडिशियल प्रोसेस है लैंड रेवेन्यू एक्ट में, सेक्शन 161 में आप अपील फाइल करोगे डिप्टी कमिश्नर के पास, फिर वो डिप्टी कमिश्नर खुद भी सुनता है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को भी दे देता है, वहाँ पर बाकायदा हेयरिंग्स होती हैं, क्वाज़ी जुडिशियल प्रोसेस होता है, ये जुडिशियल प्रोसेस है, ठीक है ना। उसमें सेक्शन 161 में आप अपनी ग्रीवेंस लेकर जाते हो कि मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है, मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं, वहाँ से जो भी डिसीजन आए, तो उस डिसीजन के बेसिस पे आपके पास फिर अपील का चांस है। अच्छा, अपील भी उसी सेक्शन में होगी, सेक्शन 161 में, कमिश्नर के पास। अब यहाँ सवाल आता है कि कमिश्नर का डिसीजन क्या होगा, फिर उसके बाद अपील क्या होगी, या उसके बाद क्या फोरम अवेलेबल है, उसको हम जा सकते हैं। कमिश्नर का डिसीजन अगर वो तो डिप्टी कमिश्नर के डिसीजन को अपहोल्ड करता है तो ऑलमोस्ट फाइनल हो जाता है। आपके पास ये चांस है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर कहीं मिस हो गया है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है ना, या प्रिंसिपल ऑफ लॉ, इस पे आप फिर अपील फाइल कर सकते हैं मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास, जो कि सेक्रेटरी होता है, यहाँ ही बिकम्स, क्योंकि क्वाज़ी जुडिशियल प्रोसेस है, ही बिकम्स मेंबर, ठीक है ना, जुडिशियल प्रोसेस में। तो वो सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन, वो बिकम्स अ मेंबर इन दिस प्रोसेस, वो डील करेगा। अच्छा, इनका डिसीजन जो होता है वो फाइनल होता है, इसको आप कहीं भी नहीं चैलेंज कर सकते, नॉट इवन कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज कर सकते हैं। उसको आप पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स तो बना सकते हैं, लेकिन फिर आगे चलकर हमें, आपको, क्योंकि आप भी लॉयर हैं, आपको पता है जहाँ रेमेडी अवेलेबल नहीं होती है तो आर्टिकल 199 इन्वोक हो जाती है, लोग जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में चले जाते हैं, उनके एक्शंस को, उसमें ना सिर्फ ये है कि आर्टिकल 199 में
व्हेन देयर इज़ नो अल्टरनेट रेमेडी, बल्कि स्पीडी एंड एफिकेशियस रेमेडी अवेलेबल ना हो। तो लोगों की शिकायत, जैसे आपने शुरू में ही कहा कि इस डिपार्टमेंट की ये रही है कि वहाँ कोई एफिकेशियस जो है प्रोसेस नहीं है, स्पीडी रेमेडी नहीं मिलती है, तो उसको बेस बना के कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन में लोग चले जाते हैं। एग्जॉस्ट किए बगैर फोरम ही, किसके फोरम ही एग्जॉस्ट किए बगैर आ जाते हैं। नहीं, फोरम अक्सर करते हैं, फोरम एग्जॉस्ट के जब ये सवाल रखा भी जाता है तो फिर वो कोर्ट्स भी कहती हैं कि भाई आपकी जो रेमेडी है वो स्पीडी नहीं है, वो आपकी एफिकेशियस नहीं है ना। आर्टिकल 199 में इफ़ देयर इज़ नो एफिकेशियस एंड स्पीडी रेमेडी तो आप इन्वोक कर सकते हैं। जहाँ दरवाजे बंद हो जाते हैं आर्टिकल 199 तो ओपन हो जाता है, उसकी वाइस जुरिसडिक्शन है, आपको पता है। और जुरिसडिक्शन आपको ये भी मालूम है कि 5 मेन जुरिसडिक्शंस हैं, तो लोग जाते हैं, उसमें भी जाते हैं। लेकिन जब मेंबर का ऑर्डर आ गया तो उसको आप रिवीजन कर सकते हैं। पहले रिव्यू का कॉन्सेप्ट होता था, लेकिन रिव्यू के कॉन्सेप्ट को इन्होंने ख़त्म कर दिया। लेकिन फिर भी रिव्यू इन्वोक हो सकती है। सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 से रिव्यू को ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957 के सेक्शन 8 में, क्योंकि मेंबर का लिखा हुआ है कि कोई सेक्शन 8 में कि कोई भी मेंबर अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है, तो क्योंकि यहाँ सेक्रेटरी उस प्रोसेस को प्रोसीड करते हुए मेंबर बन जाता है, तो रिव्यू का चांस उस कानून के तहत उसके पास मौजूद है। अदरवाइज आपके पास है सेक्शन 164 रिवीजन का, वो आप सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बाद बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होता है, और जिस मेंबर के ख़िलाफ़ है वो मेंबर नहीं होगा। उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की बाकायदा नंबर्स हैं कि उसमें सीनियर मेंबर हेड करेगा, 3 मेंबर, कम से कम 2 मेंबर्स और होंगे, और वो बैठ के इसको डिसाइड करेंगे। लेकिन आपको पता है कि जहाँ फिर अपील ख़त्म हो जाती है तो वहाँ रिवीजन का कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाता है, या फिर जहाँ अपील ख़त्म हो जाती है उसमें बहुत सारे और फोरम्स हैं। अदरवाइज़ तो सिविल जुरिसडिक्शन भी बार्ड है। इज इट जस्टिफाइड कि आप कोर्ट ऑफ लॉ को बार्ड कर रहे हैं, हालांकि कोर्ट ऑफ लॉ इसमें अच्छा ज़्यादा मे बी ये जस्टिफिकेशन आप किससे मांग रहे हैं? जस्टिफिकेशन कोर्ट से मांग रहे हैं? नो, इन योर ओपिनियन। देखिए, मैं समझता हूँ कि नहीं, जब आप उसको क्वाज़ी जुडिशियल प्रोसेस रखते हैं तो वो जुडिशरी का एक प्रोसेस है, वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद भी आपके पास रेमेडीज़ अवेलेबल हैं 199 में और 164 में। बट आप अपना एविडेंस प्रोसीजर वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? 199 आपका एविडेंस नहीं सुनेगा, कंसिडर नहीं करेगा। वो नहीं कर सकते इसलिए क्योंकि इंक्विजिटोरियल प्रोसीजर होता है। एग्जैक्टली, इट इज़ नॉट एन एडवर्सरियल प्रोसीजर। एविडेंस तो आप एडवर्सरी, तो एविडेंस तो आप नीचे देकर आए ना, वो जजमेंट है ना, उसको बेस बनाकर आप रख रहे हैं, तो उसका अप्रेजल तो हो सकता है ना, उसको रीअप्रेजल तो हो सकता है ना उस एविडेंस का। एविडेंस इन द सेंस कि वो वहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा, उसको देखा तो जा सकता है ना कोर्ट में। तो आपके पास ग्राउंड्स बहुत सारे हैं। और जहाँ तक बात आती है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ इंसाफ के हवाले से, जस्टिस के हवाले से, आई मे बी रॉन्ग, यू मे एग्री या डिसएग्री, कि जस्टिस कैन नॉट बी अ लॉ, इट इज़ अ लॉ विच कैन बी जस्ट और अनजस्ट। तो आपके लॉज आपके पार्लियामेंटेरियंस बनाते हैं, ना कि जजेस बनाते हैं, ना कि वकला बनाते हैं, कि पार्लियामेंटेरियंस बनाते हैं। जिस किस्म का लॉ बनाएंगे उस किस्म का आपको इंसाफ मिलेगा, उसी किस्म की आपकी इंसाफ में डिले भी उसी तरह से होगा, उसमें स्पीडी भी उसी तरह से आएगी। तो मैं एज अ जुडिशरी ये डिफेंड करने की बात नहीं, ये हकीकत है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर में हम बिलीव करते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर के 3 मेन ऑर्गन्स, क्लासिफाइड ऑर्गन्स, हम सबको पता है कि जुडिशरी का अपना काम है। और जब मैं जुडिशरी कहता हूँ, दैट डज नॉट मीन कि जजेस अलोन सिटिंग इन दी बेंच। ये वकला और जजेस मिल के जुडिशरी एज एन इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। उसके अलावा पार्लियामेंट का अपना, लेजिस्लेशन का अपना काम है, एग्जीक्यूटिव का अपना काम है। हमारे जो लॉज हैं, स्पेशली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 है, क्या ये जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी है उसको एफिशिएंटली प्रोटेक्ट कर पा रहा है, या कर रहा है, करता है, या ये इस चीज़ में फेल्ड है? एंड इसके साथ एक और अटैच्ड कॉन्सेप्ट है एक्विजिशंस का। कितने हद तक लैंड एक्विजिशंस का कितने हद तक लोगों के राइट्स जो हैं, ऑन प्रोप्राइटरी राइट्स, वो प्रोटेक्टेड हैं कि गवर्नमेंट उनकी लैंड को फोर्सफुली एक्वायर नहीं कर सकती? जो कि हम देखते हैं कि अक्सर कोई प्रोजेक्ट बन रहा होता है, कुछ भी होता है, तो फोर्सफुली एक्वायर कर दी जाती है लैंड। तो क्या ये आइन के मुतसादिम नहीं है? अच्छा, हमाद, यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ दिस क्वेश्चन।
आपका जहाँ तक सवाल है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 कितना वो इफ़ेक्टिव है, कितना वो हमें प्रोविजंस प्रोवाइड करता है इनकी प्रोटेक्शन के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बुक, ठीक है ना। इट रिक्वायर्स द मैकेनिज़्म। वो मैकेनिज़्म कितना इफ़ेक्टिव है, और वो मैकेनिज़्म इफ़ेक्टिव बनता है इन्हीं की जो है ना, अपना ये जो मैंने ऑर्गन्स आपको बताए, 3 ऑर्गन्स हैं, क्लासिफाइड ऑर्गन्स हैं सेपरेशन ऑफ पावर के। लेजिस्लेटर आपके कवानीन बनाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को वही बनाता है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स भी लेजिस्लेशन करती है ना, आपकी पार्लियामेंट करती है। एग्जेक्टिव से इम्प्लीमेंट करवाता है, फिर मेक श्योर करता है आपकी जुडिशरी। वो पूरा कंप्लीट मैकेनिज्म कितना स्ट्रांग है आपके पास। प्रोविजन तो मैं आपको अभी बता दूंगा, आप भी पढ़ लोगे कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 23 जो आपको राइट टू परचेज, सेल, रिटेन एंड अक्वायर द लैंड एनीवेयर इन पाकिस्तान प्रोवाइड करता है। आपको राइट है, आप बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीजन ऑफ पाकिस्तानी, आर्टिकल 23 आपको कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट है ना। यू कैन सेल, परचेज, रिटेन, अक्वायर प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान, एनीवेयर इन पाकिस्तान। नाउ आर्टिकल 24 जो है वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। व्हाट डज इट से? इट सेज नो वन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लीगल राइट्स ओवर द प्रॉपर्टी ओनरशिप विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इट्स अ टू फेसेट आर्टिकल। एक तो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन ड्यू प्रोसेस से ले भी सकते हैं। हाँ, लेकिन आपसे ली जा सकती है विद ड्यू प्रोसेस ऑफ। एंड क्या प्रोसेस है लैंड अब वो एक्विजिशन ड्यू का? प्रोसेस ऑफ हियर कम्स द लैंड एक्विजिशन। यस। इस ड्यू प्रोसेस में, लेट्स से फॉर इंस्टेंस, a property is owned by you or anybody else, a private person, वो इंजॉय कर रहा है उसके राइट्स, उससे गवर्नमेंट वो नहीं ले सकती, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी बल्कि। अच्छा, प्रोटेक्शन क्यों, फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन, फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर क्यों किए जाते हैं, वो भी हम बात करते हैं। लेकिन एक स्टेज पे अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में, जनरल पब्लिक के लिए उसको ज़रूरत है गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, उसका भी एक प्रोसीजर है लैंड एक्विजिशन लॉ के तहत, तो ये अक्वायर कर सकती है गवर्नमेंट आपसे वो प्रॉपर्टी। आपके बहुत सारे हैं, ये ब्रिजेस बने हैं, लियारी ब्रिज बना था, या ये दूसरे ब्रिजेस वगैरह बने, आप लोगों से एक्वायर किए गवर्नमेंट ने, क्योंकि पब्लिक पर्पस के लिए थे। 2 पर्पसेस हैं लैंड एक्विजिशन में जिसकी बुनियाद पे गवर्नमेंट आपसे वो प्रॉपर्टी वापस ले सकती। लेकिन वापस लेने का मकसद ये नहीं है कि आपसे बदमाशी पे छीन लेगी, नहीं, उसका एक प्रोसीजर है जिसमें आपको कंपनसेशन देगी, ना सिर्फ उसकी मार्केट वैल्यू देगी, उस पर मार्कअप भी देगी। एक केस था जिसमें सेक्शन 28 जो लैंड एक्विजिशन का है, जिसमें एडिशनल मार्कअप मिलता था, वो केस मैंने चलाया था, राबिया राना के नाम से मशहूर था। उसकी जजमेंट भी मैं आपको दे दूंगा, अगर आप अपने प्रोग्राम में भी चलाना चाहें तो भले चला दीजिएगा। उस सेक्शन 28 को मैंने ख़त्म करवाया था। मैंने कहा नहीं, इट्स अन इस्लामिक, और ये एडिशनल मार्कअप जो है ये गलत है। अच्छा, इस पे बड़ी टेक्निकलिटीज़ हैं लैंड एक्विजिशन का। सबसे पहली बात तो देखें, लैंड एक्विजिशन आपको 2 पर्पसेस प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को, कि जिसकी बुनियाद पे आप प्राइवेट पार्टी से वो ज़मीन ले सकते हैं। एक तो पब्लिक पर्पस, पब्लिक का कोई बहुत बड़ा काम हो। दूसरा कंपनी पर्पस। अब कंपनी में लोग कहते हैं कि कंपनी कोई ऐसी, वो मिसयूज भी हो रहा था। कंपनी का मकसद ये नहीं है कि किसी प्राइवेट बंदे को कोई अपनी कोई प्राइवेट कोई एंटिटी बनानी है तो उसके लिए गवर्नमेंट आपसे लेकर उसको दे देगी, ये तो नाइंसाफी है। और ये चैलेंज भी हो चुका है शरीयत कोर्ट में कि ये अन इस्लामिक है, और यहाँ मिसयूज हो भी रहा था इस तरह से। कंपनी का मकसद ये है कि वो कंपनी को जनरल पब्लिक के लिए बेनिफिशियल हो, बेनिफिट प्रोवाइड करती हो। तो उस हवाले से तो ये 2 पर्पसेस हैं जिसकी बुनियाद पर लैंड एक्विजिशन का है, और आर्टिकल 24 प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जो 2 पर्पसेस में से आउट ऑफ 2 पर्पसेस, वन इज द पब्लिक पर्पस एंड अदर इज कंपनी पर्पस। कंपनी पर्पस अंडर लिटिगेशन है बिफोर, चैलेंज किया हुआ है बिफोर द शरीयत कोर्ट कि ये अन इस्लामिक तौर पे यहाँ पर मिस यूज़ हो रहा है, ख़ास करके सिंध में। कंपनी मीन्स अपने मनपसंद लोगों को कंपनी के नाम पे वो ज़मीनें प्राइवेट लोगों से लेकर एक्वायर करके उनको दी जा रही है। अच्छा, एक्वायर का मकसद भी देखें, द गवर्नमेंट एक्वायर प्राइवेट लोगों से करेगी और पब्लिक पर्पस के लिए, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बहस है, उस पर अगर आप सवाल करेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो चोलिस्तान वाले प्रोग्राम हैं और ये जो चल रहे हैं, इसके लिए गवर्नमेंट अगर एक्वायर करके सर आप बता दे रही है तो मैं नहीं,
ऐसे पर्पसेस के लिए नहीं, उसमें फिर आर्टिकल 152 आता है। आर्टिकल 152 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि व्हेन द लैंड इज required by the federal government shall acquire it through the province at its own expenses for the purposes falling under its domain। देखिए, जिस पे नेशनल असेंबली कोई कवानीन बना सकती हो। अब चोलिस्तान का इशू ये आ रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट का एक बड़ा प्रोजेक्ट है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऐसे प्रोजेक्ट के लिए प्राइवेट पार्टी से अक्वायर करके फेडरल गवर्नमेंट को नहीं दे सकती जो कि उसके डोमेन में ना आता हो। चोलिस्तान के प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर एग्रो प्रोजेक्ट है, एग्रो प्रोजेक्ट तो फेडरल प्रोजेक्ट ही नहीं होता, नेशनल असेंबली उसमें कवानीन नहीं बना सकती, ये तो प्रोविंशियल इशू है। तो एक प्रोविंस फेडरल गवर्नमेंट के एक ऐसे प्रोजेक्ट जो कि एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट है जो कि उसके डोमेन में नहीं आता है, आर्टिकल 152 उसको एम्बार्गो क्रिएट करता है, उसके लिए इम्पेनिमेंट क्रिएट करता है। तो उसके इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 152 आप किस तरह से प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को ऐसे प्रोजेक्ट पे दे सकती है जो कि एग्रो बेस्ड है, जो उसके डोमेन में ही ना आती हो। अच्छा सर, आपने यहाँ पे बात की कि जो एक्वायर करने की लैंड एक्विजिशन का एक पूरा प्रोसेस है, मैं आपसे वो प्रोसेस जानना, यस लैंड एक्विजिशन का एक्ट है, मैं उस प्रोसेस के आपको बेसिक्स जानना चाहूँगा। बेशक मैं सेक्शंस वगैरह आप ना भी बताएं, एक जस्ट किस तरह से वो सेक्शंस भी बताऊंगा, कोई यस किस तरह से वो चलता है। एक्विजिशन मेरी एक्सपर्ट ही रही है, नॉट टू वरी। यस सो मैं आपको प्लीज आई वुड लाइक टू नो टू अंडरस्टैंड। देखें, सेक्शन से शायद मैं आपको बता भी दूंगा, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन असल चीज़ है कि उसका प्रोसेस क्या होता है। मैं उस प्रोसेस को अगरचे सेक्शंस के साथ हो तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ये क्रक्स भी हो। इट स्टार्ट्स विद सेक्शन 4, और सेक्शन 4 होता क्या है, उसमें सबसे पहले व्हेन गवर्नमेंट कम्स इनटू द नॉलेज दैट अ पर्टिकुलर एरिया व्हिच इज ओन्ड बाय अ प्राइवेट पार्टी, और वो इस वक्त इलाका जो है वो ज़रूरत है किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो उसका सिर्फ ये नहीं है कि उसको जाकर उठा देंगे वहाँ से, उसको पहले उसका इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन करने के बाद फिर वो उसकी रिपोर्ट बनेगी, डिप्टी कमिश्नर उसकी रिपोर्ट बनाकर उसको फिर कम से कम भी चीफ सेक्रेटरी लेवल पे चीफ सेक्रेटरी उसको अप्रूवल देगा, और वो रिपोर्ट फिर वहाँ से जाएगी। उसके बाद फिर वहाँ की खुदाई होगी, वहाँ पर डिगिंग होगी। डिगिंग होने के बाद वो देखा जाएगा कि वो इलाका वाकई उसके लिए पर्पस के लिए है या नहीं है। वंस इट इज़ प्रूव दैट कि दिस पर्टिकुलर एरिया is required for a public purpose, for a larger interest of the public at large, फिर आगे प्रोसेस बढ़ता है। उसके बाद फिर आपको वो ज़मीन आपसे ली तो जाएगी, लेकिन आपको मार्केट वैल्यू पे वो ज़मीन दी जाएगी और उस पर आपको मार्कअप दिया जाएगा। अगर तो ये पब्लिक पर्पस के लिए ली गई है तो उस पर 15% मार्कअप आपको मार्केट वैल्यू मीन्स करंट मार्केट वैल्यू। विच वन, गवर्नमेंट की वैल्यूएशन के हिसाब से या फिर जो एक्चुअल मार्केट में चल रही है? बिकॉज यू नो कि दोनों में अलग है, बिल्कुल कंफ्यूजन होती है, मैं बता रहा हूं। अलग है बेसिकली मार्केट में, जो शायद वो गवर्नमेंट वैल्यू 1 करोड़ की हो, जो एक्चुअल वैल्यू हो 6 करोड़ की। गवर्नमेंट इतनी वो नहीं है, आसानी से आपको पैसे देगी और आसानी से आपको ये करेगी, वो अपनी वैल्यूज लगाएंगी, वो अपना करेगा। लेकिन आपके पास एडिटेट करने के लिए सेक्शन 18 मौजूद है, जिसमें आपके पास सिविल कोर्ट में आप जाकर वहाँ पर कम से कम सीनियर सिविल जज या कोई डेजिग्नेटेड ऑफिसर इक्वलेंट टू सीनियर सिविल जज, उसके पास सेक्शन 18 में आप इन्वोक कर सकते हैं कि नहीं, ये जो कंपनसेशन की जो इन्होंने वैल्यू लगाई है वो अच्छा, वो इस तरह से नहीं जाएगा, डायरेक्ट नहीं जाएगा सीनियर, उसका एक प्रोसीजर है। उसका प्रोसीजर ये है कि वो सारा क्लेम आप डिप्टी कमिश्नर के पास रखोगे और डिप्टी कमिश्नर उसका रेफरेंस बनाएगा, वो रेफरेंस फिर जाएगा, वो कहलाता है रेफरेंस, सेक्शन 18 में सीनियर सिविल जज के पास। फाइनली वो डिसाइड करेगा कि वो मार्केट वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, करंट मार्केट वैल्यू या जो गवर्नमेंट ने लगाई है वो सही है। तो वो बाकायदा उसका एविडेंस चलता है, उसका बाकायदा वो प्रोसेस चलता है, रेफरेंस होता है। लेकिन एक्चुअल वैल्यू वही होती है जिस पे हमने भी फाइट की हुई है, जो मार्केट करंट वैल्यू होती है इस वक्त। लेट्स से कि वो प्रॉपर्टी मैंने परचेज की मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए की, लेकिन आज मार्केट में 10 लाख है, तो मेरी वैल्यू 10 लाख रुपए है और मुझे मार्कअप भी जो मिलेगा वो 10 लाख रुपए पे मिलेगा। अच्छा, मार्कअप कैसे मिलता है? मार्कअप ये है कि आपको जिस वक्त प्रॉपर्टी आपसे ले ली और आपको अमाउंट दे दिया तो उसके साथ मार्कअप, जब तक आपकी रियलाइजेशन अमाउंट नहीं होता है, जब तक कंप्लीट अमाउंट नहीं मिलता है, एवरी ईयर फिर आपके ऊपर 6% मार्कअप अलग से लगता है। इक्विवेलेंट टू काइबोर बेसिकली? इट्स नॉट काइबोर, इट्स नॉट कॉल्ड काइबोर, इट्स डिसाइडेड वैल्यू। काइबोर चेंज होता रहता है ना, 6% आपको उस पर मिलता है। अच्छा, एवरी ईयर। यहाँ तक हम जान चुके कि
उस प्रोजेक्ट के लिए ले लिया, आपको मार्केट वैल्यू पे दिया, बस यहाँ तक प्रोसेस खत्म हो जाता है और आपसे लैंड छीन ली जाती है? मैं अभी बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। आपके पास एडिटेट करने के लिए रेफरेंस के डिप्टी कमिश्नर के पास आप कंप्लेन करेंगे, क्लेम अपना फाइल करेंगे, वो फिर रेफरेंस में जाएगा अगर आपको कोई है उसमें कोई इतराज़। अच्छा, अब एक चीज़ आती है यहाँ पर, हमात कन्फ्यूजन क्रिएट होती है और उसको मिसयूज़ भी गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट के इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं। आप कभी कभी क्या होता है कि कोई एक प्राइवेट पार्टी को ज़मीन खुद ही अलॉट कर देते हैं, इट बिकम्स अ प्राइवेट लैंड 99 है, फिर उसको वो एस्टिमेटेड होती है, वो इन्विसेज किया होता है सिचुएशन को, 3 साल के बाद 5 साल के बाद कहते हैं यार ये फ़लाँ प्रोजेक्ट बनेगा, इस फलां प्रोजेक्ट में हमें से तुमसे एक्वायर करूंगा और तुम्हें कंपनसेशन भी मिल जाएगा, मार्केट वैल्यू भी मिल जाएगी। होता है और हुआ है यहाँ पर, किकबैक्स होती हैं यहाँ पर, फिर उसमें किकबैक्स मिलती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस सिचुएशन को समझने के लिए मैं अगेन कहता हूँ कि हमारे जजेस भी फेल गए। प्राइवेट लैंड्स 2 किस्म की होती हैं, एक तो आप लीनियर सिस्टम से इनहेरेंट करते हो जो आपके फोती खाते के जरिए और वो खानदानी आदि, लैंड एक्विजिशन उस पर होता है। अलॉटमेंट जो आपको गवर्नमेंट करती है उस पर लैंड एक्विजिशन आपसे गवर्नमेंट एक्वायर नहीं करती है, गवर्नमेंट रिज्यूम करती है। आपको लैंड अलॉट किस बुनियाद पे की जाती है? स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन होता है ना, सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 एंड 2 अपना कॉलोनाइजेशन एंड डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स एक्ट 1912 के सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 एंड 2 में स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन बनती है। उन स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन में इस वक्त 2006 की भी हैं, 1975 की भी हैं, जिस कंडीशन के तहत दिया गया। आप उठाकर देख लें, अगर गवर्नमेंट ने जो ज़मीन अलॉट की है वो अगर किसी पब्लिक पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, ज़रूरत पड़ रही है, तो गवर्नमेंट उससे एक्वायर नहीं करेगी, रिज्यूम करेगी एट द प्राइस इट वाज अलॉटेड फॉर। उसमें तो है ना मार्केट वैल्यू, उसमें उसी वैल्यू पे जो आज से 5 साल पहले जिस बार दिया गया था उसी वैल्यू पे रिज्यूम करेगी एट अ बेस्ट। अगर उसमें कोई कंस्ट्रक्शन या कोई ऐसी चीज हुई है तो उसकी आपको कंपनसेशन दे, उसकी कंपनसेशन, बाकी नहीं। तो लेकिन यहाँ पर मिसयूज ये किया जाता है, और 1-2 केसेस मेरी नज़र में भी हैं, नज़र से गुजरे भी हैं। मैं तो शायद वहाँ पर नहीं था क्योंकि फिर डील कर रहे थे एजी ऑफिस के ज़रिए, अपनी एक्सपर्टीज रख रहे थे। अनफॉर्चुनेटली दे कुड नॉट परसू इट सक्सेसफुली दोज केसेस, कि उसको ये बताएं, वाजे करें, कोर्ट के वाजे करना तो वकील का काम है ना, कि सर ये ज़मीन अलॉट हुई थी, इस पर मेरा ओपिनियन ऑन रिकॉर्ड है। ये ओपिनियन मैंने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को दिया हुआ है कि भाई जो ज़मीन आपने दी है वो एक्वायर नहीं, आप रिज्यूम करोगे, और वो आपकी स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन में क्लियरली लिखा हुआ है। लेकिन उसमें भी क्योंकि देना चाहती है गवर्नमेंट, एक्वायर करके कंपनसेशन किकबैक्स होती हैं तो कर, ये सारा कंपनसेशन भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कंपनसेशन डिपार्टमेंट जो है वो देगा। मैंने आपको शुरू में कहा था लैंड एक्विजिशन का जहाँ प्रोसेस आएगा वो सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आ जाएगा, क्योंकि कंपनसेशन का प्रोसेस सारा। अच्छा सर, उसमें कंपनसेशन भी है, अल्टरनेट ज़मीन। एक नेचुरल क्वेश्चन मेरे यहाँ पे आता है, मेरे जहन में अभी आया कि फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए एक लैंड एक्वायर की जाती है, लोगों के घर सारी चीज़ें मस्मार कर दी जाती हैं, एक मैदान बना दिया जाता है कि इस पर ये हमने बनाना है, बट अल्टीमेटली वो प्रोजेक्ट ही कैंसिल कर दिया जाता है और उस पर कोई और अलॉटमेंट शुरू कर दी जाती हैं। तो क्या ये चैलेंजेबल हैं या की जा सकती हैं या नहीं की जा सकती? अच्छा, ये सवाल आपने जो पूछा है इसके बहुत सारी मिसालें भी हैं कि आपके वो री अलॉटमेंट्स वगैरह होती हैं, और वो जैसे कह लें ना, जैसे कह लें कि अलॉटमेंट पे के ऊपर अलॉटमेंट हो, बहुत सारे केसेस हैं, आज भी हम डील कर रहे हैं, प्राइवेटली डील कर रहे हैं। तो उसमें एक क्राइटेरिया मुकर्रर किया गया है, उसमें चैलेंज कर सकते हैं आप। चैलेंज करने के बाद वो तो आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी चैलेंज कर सकते हैं, उसके एक क्वाज़ी जुडिशियल प्रोसेस में भी चैलेंज कर सकते हैं। उसमें ये है कि राइट उसका होगा जिसे पहले अलॉट की गई है, गेटिंग माय पॉइंट, जिसको पहले अलॉट की गई है। सेकंड, अगर ओवरलैपिंग वगैरह हुई है तो वो ओवरलैपिंग के बाद वाला जो है उसका राइट नहीं होगा, जो पहले अलॉट की गई है उसको। और ये होती हैं, कैंसिल्ड होती हैं, और ये चैलेंज भी होती हैं। नॉर्मल क्वाज़ी जुडिशियल प्रोसेस में भी होती हैं, कोर्ट्स में भी होती हैं, पिटिशंस में होती हैं, सूट्स में होती हैं। सर, नाउ कमिंग टुवर्ड्स लैंड रिकॉर्ड्स, हमारे जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं पूरी दुनिया में बहुत आसान हैं, सारी चीज़ वन क्लिक पे एक्सेसिबल है। हमारे रिकॉर्ड्स को मिल भी जाएं, पहली बात तो मिलते कहाँ से हैं यही नहीं पता होता, मिल भी जाए उनको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो वाई इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द लैंड रिकॉर्ड्स, वो जिस तरह से लिखे जाते हैं कैसे समझा जाए उनको? नो इट्स नो मोर डिफ़िकल्ट। जैसे मैंने पहले भी कहा था हमाद कि
चीज़ें बड़ी सिस्टमेटिक बनी हुई हैं या बनाई गई हैं अब भी, रिसेंटली भी, हम उनको खुद कॉम्प्लेक्स करते हैं, हम उनको उनमें कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर देते हैं, मल्टीप्लिसिटी क्रिएट कर देते हैं। द पॉइंट इज़, अब तो लार्मिस है, लार्मिस के बारे में आपने सुना होगा। लार्मिस है बेसिकली लैंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम, जो डिजिटलाइज कर दिया गया। वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये बाकायदा डिपार्टमेंट बनाया गया है, सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया है अंडर दी लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। उसमें आपके जितने भी रिकॉर्ड्स थे, जितनी भी देय के रिकॉर्ड्स थे, उन सबको डिजिटलाइज कर दिया गया। अब तो आप खुद जाकर लार्मिस में जाकर एक छोटा सा प्रोसेस है, उसमें शनाख्ती कार्ड अपना देकर अपना वो डिटेल ले सकते हैं। पहले तो मुख्तियारकारों के धक्के खाने पड़ते थे, अब भी मुख्तियारकारों के हाथ में बहुत कुछ है सो फार एज करप्शन इज़ कंसर्न। अब भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनके हाथ में। मैं चाहता हूं कि देखें, इसको सिर्फ डिपार्टमेंट्स बना देने से, डिजिटलाइज कर देने से चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती, उनमें जब तक मैकेनिज़्म को आप इफ़ेक्टिव नहीं बनाएंगे। मैंने जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन इट्स अ बुक, you can see it, you can hold it, you can read it, but how to convert that book into a mechanism is called the constitutionalism. तो आपको उसको मैकेनिज़्म आपको इफ़ेक्टिव बनाना पड़ेगा, और मैकेनिज़्म बनाने के लिए एग्जेक्टिव किस तरह से, प्रोविंशनल एग्जेक्टिव या फेडरल एग्जेक्टिव, उसको किस तरह से जब तक नहीं बनाएगी। अब ये बात आ जाती है, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की बात आ जाती है, और हमारे सिस्टम में, हमारा सिस्टम में ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें उस साइड पे नहीं जाने दे, तरक्की की तरफ नहीं जाने दे रही। और लैंड्स बहुत बड़ा इशू रहा है, लैंड्स, क्योंकि फाइनेंशियली या जैसे कहने मनी जनरेटिंग डिपार्टमेंट है। इसे कहा जाता है कमाऊ पूत कहा जाता है उस प्रोविंस का। तो जितना पैसा होगा उतनी करप्शन भी होगी। लॉर्ड एक्टन की एक है ना, और दूसरी बात ये कि पावर्स के हवाले से भी लॉर्ड एक्टन ने कहा था ना, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सो जब आपके पास एब्सोल्यूट पावर आ जाता है ना, तो करप्शन ऑटोमेटिकली। अच्छा सर, मैं जानना चाह रहा हूँ, हम बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, खाता है, वो एक पूरा फॉर्म मिलता है जो लैंड रिकॉर्ड्स का, मुझे फॉर्म 7, फॉर्म 2, यस, वो उस पर कुछ लिखा होता है, बहुत सारे खाने होते हैं, उनको कैसे समझे, उनमें क्या क्या लिखा होता है, खाते क्या होते हैं, क्या चीज़ होती है? बहुत आसान है समझना। उनके नाम लिखा होता है, और ट्रांसफ़र का, इंतकाल वगैरह का नाम होता है कि किसने किसके नाम पे की है, कितने एकड़ की है, वो सारे उसके खाने बने हुए हैं, बाकायदा बने हुए हैं। मसला ये फॉर्म 2 है, फॉर्म 7 है, फॉर्म 7A है, फॉर्म 7B है, और मसला वो नहीं है, वो समझना मसला नहीं है। असल चीज़ है कि खाता क्या है बेसिकली। खाता यही है, लैंड रिकॉर्ड्स का खाता, किसका किसके नाम पे कितना है, एक ही सर्वे में या बहुत सारे सर्वेज में किन के नामों के साथ वो खाते बने हुए हैं, और उसमें भी हेरा फेरी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा हेरा फेरी होती है। खाते क्रिएट किए जाते हैं सर्वे नंबर्स में। अच्छा सर, एक वो लफ्ज़ आपने यूज़ भी किया पॉडकास्ट में, और अक्सर हम सुनते हैं फोती खाता, इस तरह के और कौन कौन से खाते होते हैं, और फोती खाता क्या होता है? खाता होता है, फोती खाता ये होता है जो लीनियर सिस्टम से आपके पास आता है। आपके वालिद का नाम पे ज़मीन थी, वालिद ने एक्वायर की थी अपने वालिद से, आपके दादा से, उसने अपने वालिद से एक्वायर की थी। अब अल्टीमेटली वो ज़मीन उसके पास कैसे आई, एंड किसकी है, अंग्रेज़ों ने दी, क्योंकि पाकिस्तान बनने से पहले तो यहाँ अंग्रेज़ों ने ही दी थी ना ज़मीनें बहुत सारी। जिसमें मैंने आपको कहा कि एक पॉडकास्ट करेंगे हम लैंड रिफॉर्म्स में, तो फिर मैं आपको समझाऊंगा ये सारी चीज़ें। और मेजरमेंट्स लैंड की वो हम डिमार्केशंस वगैरह नहीं, किस हम यूनिट्स में लेते हैं, जैसे हम आपने गुंटा का था, इस तरह के और कौन कौन से यूनिट्स होते हैं? गुंटाज होते हैं, गुंटाज आप फुट में लेते हैं, गुंटाज में लेते हैं। गुंटाज 40 गुंटा मिलकर 1 एकड़ बनती है, ठीक है ना। लेट से एक ज़मीन है 2 एकड़ 25 गुंटा या 20 गुंटा, तो ये 2.5 एकड़ हो गई ज़मीन। गुंटास मिलकर 40 गुंटास मिलकर 1 एकड़ बनाती है। तो ये यूनिट्स हैं, और उसके अलावा डिमार्केशन। मरला क्या होता है, मरला गुंटा? नहीं, मरले का कॉन्सेप्ट सिंध में नहीं है, मरले का कॉन्सेप्ट वहाँ पर है अपना पंजाब साइड में कि एक मरला जो होता है 500 गज के बराबर होता है, वो फीट के गज़ों के हिसाब से होता है, यार्ड्स के हिसाब से। अच्छा, तो यहाँ पे गुंटा नहीं, गुंटा तो आपकी ज़मीन जो नापने का, पैमाइश का तरीका। यहाँ पर अगर आप फीट में भी नापी जाती है, लेकिन यहाँ पर आप प्राइवेटली बेंगलोज वगैरह प्राइवेट ज़मीनें वगैरह घर वगैरह लेते हैं,
तो उसमें फीट के हिसाब से, गज़ों के हिसाब से होती है, यार्ड्स के हिसाब से होती है। यूनिट्स तो बहुत सारे हैं ना, फीट भी हैं, यार्ड्स भी हैं, गुंटास भी हैं, एकर्स भी हैं। अच्छा सर, ज़मीनें क्या जो गवर्नमेंट लैंड्स हैं वो अलॉट की जा सकती हैं आम लोगों को, और अगर की जा सकती हैं तो क्या उसका प्रोसेस है और क्या क्राइटेरिया है? देखें, बिल्कुल की जा सकती है प्राइवेट लैंड लोगों को, प्राइवेट लोगों को की जाती हैं, तभी तो वो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, बड़े बड़ी बिल्डिंग्स बनाती हैं, लेकिन किसी पर्पज़ के लिए की जाएगी ना। और वो पर्पज़ क्या है? रेजिडेंशियल पर्पज़ है, कमर्शियल पर्पज़ है, या रेजिडेंशियल कमर्शियल पर्पज़ है, दोनों के लिए वो यूज़ हो सकती है। उसका प्रोसीजर यही है। देखें, फिर आप प्राइवेट पार्टीज़ को दें या किसी एंटिटी, किसी डिपार्टमेंट को दें, किसी कम्युनिटी को दें। डिपार्टमेंट से मेरी मुराद ये है कि अथॉरिटी, KDA, DHA इज़ अ फेडरल अथॉरिटी, KDA इज़ अ प्रोविंशनल अथॉरिटी, उनको देते हैं। वो देते किन कंडीशंस में? वो कंडीशंस बाकायदा, देखिए, आप अलॉट करते हैं ज़मीन, उसके लिए कानून जो आता है वो सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट नहीं, कॉलोनाइजेशन एंड डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स एक्ट 1912 वहाँ पर एप्लीकेबल है। उसके सेक्शन 10 में, 10 सब सेक्शन 1 में स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन है, 2 में गवर्नमेंट जो है वो स्टेटमेंट ऑफ कंडीशंस, गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट को आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? यू आर अ लॉयर, इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, आई पुट यू अ क्वेश्चन कि आप गवर्नमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? सर द गवर्नमेंट, इज इट द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ अलोन इज अ गवर्नमेंट? नो, नॉट एट ऑल। उसमें पूरी एस्टैब्लिशमेंट, ऑफिसर्स, एक द इंटायर एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट। एस्टैब्लिशमेंट से फिर एक अलग कॉन्सेप्ट चला जाता है। आपकी कैबिनेट एंड द CM, चीफ मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्टर हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, वो और आपकी कैबिनेट मिल के गवर्नमेंट बनाती है। इसमें तो बहुत सारी जजमेंट है, ये तो रूल्स ऑफ बिजनेस में भी है। तो वो मिल के स्टेटमेंट ऑफ कंडीशंस को अप्रूव करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कंडीशंस होती हैं कि किन कंडीशंस पे आप ज़मीन किसी को अलाट करोगे, अथॉरिटी को अलाट करोगे, किस तरह से करोगे, कमर्शियल करोगे, किस तरह से करोगे, आया ऐसे ही आप अलाट करोगे या उसकी ऑक्शन होगी, ये सारी चीज़ें उस कंडीशंस में लिखी हुई होती है। स्टेटमेंट ऑफ कंडीशंस जिसे आप कहते हैं। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्रीकल्चर या पर्पस ऑफ लैंड। तो क्या ये स्टेटस, जिसको हम स्टेटस कह के चलते हैं, क्या ये स्टेटस चेंज किया जा सकता है कि एग्रीकल्चर लैंड को अगरचे कोई कमर्शियली यूज़ कर रहा है, सो व्हाट कुड बी द रिपरकशंस, उसके क्या उसको इफेक्ट्स हो सकते हैं? देखिए, कवानीन में है कि आप पर्पस चेंज करवा सकते हैं, लेकिन अब उस पर एम्बार्गोज भी, जजमेंट्स भी, बहुत सारी चीज़ें आई हैं, उस पर रुकावटें भी क्रिएट की गई हैं। आप देखें, कन्वर्जन जिसे हम कहते हैं, पहले तो देखें ज़मीन 30 ईयर्स के लिए भी होती है। 30 ईयर्स के लिए एक मखसूस पर्पस के लिए, वाई चाई पर्पस, पोल्ट्री फार्म वगैरह, एग्रीकल्चर पर्पस, इसके लिए 30 ईयर्स की लीज़ दी जाती है लोगों को एक टाइम पीरियड के लिए, लेकिन उस पर ओनरशिप राइट्स नहीं दिए जाते। वो प्रोप्राइटरी जो होती है राइट्स की, वो गवर्नमेंट के स्टेट के साथ रहती है, प्रोविंशनल स्टेट की रहती है। उसकी ओनरशिप जो होती है प्रोविंशनल स्टेट की होती है। उसमें एक टाइम पीरियड के लिए वो रिन्यूअल होती है, रिन्यू होती है। उसकी कन्वर्जन 99 में करवाना, लेकिन उसकी 99 की कन्वर्जन का इस वक्त एक बीच में इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था, वो फिर ख़त्म हो गया उसका। फिर उस पर कोर्ट्स की बहुत सारी जजमेंट भी हैं। अब फ्रेश ट्रीट किया जाएगा, और फ्रेश ट्रीट किया जाएगा। आप एप्लीकेशन देते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव को, वो फिर वो फॉरवर्ड करता है, नोट पुटअप करते हैं, फॉरवर्ड होता है, डिपार्टमेंट में आता है एज़ पर लॉ। फिर स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन के तहत वो देखा जाता है, नीड्स को एवेल्यूएट किया जाता है, सिचुएशन को, उस हिसाब से फिर आपको मिलती है। बाकी रही बात, जी प्लीज़ कंटिन्यू। रही बात ये कि उसको प्राइवेट पार्टी को, तो हाँ बिल्कुल आप प्राइवेट पार्टी को दे सकते हैं ज़मीन, प्राइवेट पार्टी को पर्पस के लिए ना। अब वो सिर्फ कमर्शियल पर्पस है तो फिर रेजिडेंशियल के लिए यूज़ नहीं होगी, सिर्फ रेजिडेंशियल है तो फिर कमर्शियल के लिए कराएंगे तो खाली कर देंगे। बिल्कुल, या तो फिर रेजिडेंशियल कम कमर्शियल पर्पस है तो उसके लिए फिर यूज़ होगी, दोनों के लिए। सर, हु इज empowered टू अलॉट सच लैंड्स? कौन देता है? चीफ एग्जीक्यूटिव इज द CM विद ऑब्वियसली नॉट अलोन ही हिमसेल्फ, वो रिकमेंड तो करेगा, लेकिन अल्टीमेटली जो स्टेटमेंट ऑफ कंडीशंस अप्रूव्ड हुई हैं बाय कैबिनेट उसके तहत होगा। क्योंकि देखें, जब हम कहते हैं ना कि चीफ एग्जीक्यूटिव इज़ द अथॉरिटी, तो चीफ एग्जीक्यूटिव भी अगर अलॉट करेगा तो स्टेटमेंट ऑफ कंडीशंस के तहत अलॉट करेगा ना, वो डिपार्टमेंट को भेजेगा। वो स्टेटमेंट ऑफ कंडीशंस गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होती है, गवर्नमेंट जब कैबिनेट अप्रूव करती है
उन क्राइटेरियाज को अगर कोई मीट करता है तो उनको बिल्कुल तो क्या करेंगे। छोटी से छोटी लैंड भी अगर कोई करेगा तो उसको भी सीएम ही अप्रूव करेगा? लाइक छोटी अगर से मुझे क्या मुराद है? 1000 गज का मुझे एक जगह चाहिए, अगर प्लॉट है, व्हाटएवर, गवर्नमेंट की ज़मीन है, यस, गवर्नमेंट की ज़मीन है तो गवर्नमेंट तो बिल्कुल किसी करेगा। और ऑफिसर के पास ये डेलीकेटेड पावर्स नहीं है। नॉट एट ऑल। पहले होते थे डिप्टी कमिश्नर के बाद ओपन कचहरीज लगती थी, और फिर अच्छा दूसरी बात ये थी कि नस्ला टावर वाली वो जो लैंड थी वो भी डिप्टी वो एक कमिश्नर issue ही ने, अलग है। डिप्टी कमिश्नर ने अलॉट की थी। हम जस्ट इवन हम यहाँ पर भी देखेंगे सी शोर में की ज़मीनें जो होती है ना, वो डिप्टी कमिश्नर अलाउड नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ की हुई थी डिप्टी कमिश्नर से। वो तो बाकायदा मना किया हुआ है कि डिप्टी कमिश्नर नहीं अलाउड कर सकते, लेकिन यहाँ पे की हुई हैं। एनीवेज बहुत सारी चीज़ें हैं, डिस्प्यूटेड लैंड्स हैं यहाँ पर। आप ये ले लें, अगर आप एमआर प्रोजेक्ट्स वगैरह, मैं नाम ले रहा हूँ, आई डोंट नो कि आप उसको टेलीकास्ट करेंगे हमें या नहीं हमें कोई करेंगे, इशू नहीं है या अनलेस बैरिया का जो है, बैरिया का मैं चला चुका हूँ। एमआर वाले प्रोजेक्ट में तो जब इनको रिज्यूम करने की बारी आई थी ज़मीन वापस, क्योंकि हमारा क्लेम ये था कि रिक्लेम की ज़मीन है, ये गवर्नमेंट ऑफ ये प्रोविंस ऑफ सिंध की ज़मीन है, तो ये डीएचए दे ही नहीं सकती, या बिन कासिम की ज़मीन नहीं है। डायरेक्ट क्लेम फेडरल गवर्नमेंट रखता ही नहीं है किसी ज़मीन पे जो कि ज़मीन प्रोविंस में आए। व्हाट वाज द एंटायर इशू? मैं बता देता हूँ। हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या, लॉ के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग यही है कि रिक्लेम की ज़मीन जो होती है ना, वो प्रोविंस की, जिस प्रोविंस में वो फॉल करती है उसी की होती है। और उसमें देखें, ये इमार वाला प्रोजेक्ट है, उसमें हमारा क्लेम है, उसमें कमेटी में मेंबर भी रहा हूँ। जब उसको रिक्लेम की ज़मीन को रिज्यूम करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा था, तो वो बाकायदा उसकी कमेटी बनी थी। हमारा ये देखिए, समंदर है ना, समंदर रिसीड करता है, अंदर की तरफ जाता है तो ज़मीन छोड़ता है। जब ज़मीन छूटती है तो फिर आपको पता है कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि ओनर लेस ज़मीन, वो किसी और की ज़मीन तो नहीं है ना, वो स्टेट की ज़मीन होती है। उसके लिए मैंने आपको आर्टिकल भी बताया कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 172 सब आर्टिकल 1 एंड सेक्शन 50 ऑफ द इनलैंड रेवेन्यू एक्ट भी वही कहता है, ओनर लेस जो है, प्रिजम्पशन शैल ऑलवेज बी ड्रॉन इन फेवर ऑफ द प्रोविंस। तो ये है कि उसमें डीएचए का रोल क्या रहा है। डीएचए ने वो ज़मीन आया अपना प्रोविंस से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से वो ली है, नहीं ली है, उसकी पेमेंट्स की हैं, नहीं की हैं, बहुत सारे सवाल हैं। या बिन कासिम जो है, बिन कासिम का रोल उसमें क्या होना चाहिए। बिन कासिम इज़ अ फेडरल डिपार्टमेंट, तो फेडरल डिपार्टमेंट डायरेक्ट क्लेम तो कर नहीं सकता है प्रोविंशनल ज़मीन का। आर्टिकल 152 है ना कि व्हेन द लैंड इज़ रिक्वायर्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट इट शैल एक्वायर इट थ्रू द प्रोविंस एट इट्स ओन एक्सपेंसेस। आया वो एक्वायर की गई थी या नहीं की गई थी। इसी तरह से बैरिया का इशू आपको पता होगा, बड़ा चलता रहा है, किस तरह से वो 42 गांव जो हैं, देह जो हैं, उनको कंसोलिडेट किया गया। उन कंसोलिडेट करने के बाद किसने कंसोलिडेट किया? आया किसी एक अथॉरिटी को, एमडीए जो अथॉरिटी है उसको ये पावर है कि वो किसी इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए वो ज़मीन दे सकती है इतने उसके लिए? या ये जो कंसोलिडेशन हुई, तो क्या सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एमडीए जो कि उसके सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है, उनको ज़मीनें भी देती है, उसके कवानीन के तहत कोई लेटर निकाला जा सकता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में वापस करवाया था। तो कंसोलिडेशन जिस पे हुई थी इतने बड़े प्रोजेक्ट में, उसमें एक्सचेंज का इशू भी आता है कि क्या आप प्राइवेट लैंड के साथ गवर्नमेंट लैंड की एक्सचेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। देखें, उसमें कॉलोनाइजेशन एंड डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स एक्ट के सेक्शन 2A में क्लियरली लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट लैंड कैन नॉट बी एक्सचेंज विद प्राइवेट लैंड। सर बहरिया का और इमार का ये आई थिंक एक पूरे पॉडकास्ट रिलेटेड टॉपिक है, एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट यू फॉर अ सेपरेट पॉडकास्ट ऑन दिस टॉपिक एज मैं इस पे भी करूंगा, और सेक्शन 17 पे भी आपको बताऊंगा, जो कि बाद में लिफ्ट कर दिया गया था इनलैंड रेवेन्यू एक्ट से, वो जो एक्सचेंज ज़मीन के बारे में बात करता है, या फिर एक्सचेंज के बारे में वो जो सेक्शन 2A कॉलोनाइजेशन एंड डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स के हवाले से कि गवर्नमेंट लैंड कैन नॉट बी एक्सचेंज विद द प्राइवेट लैंड, पर किस तरह से की गई कंसोलिडेशन, किस कवानीन के तहत की गई। आया सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपने सबऑर्डिनेट इदारे के लॉस के तहत, जो कि कस्टोडियन है, वो कोई लेटर निकाल इशू कर सकता है कंसोलिडेशन के लिए, या ये जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक्शन भी लिया था। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, और टेक माई वर्ड्स, इस पर कंप्लीट हम पॉडकास्ट सर इस पे कंप्लीट पॉडकास्ट करेंगे, बट ब्रीफली मैं थोड़ा सा एक्सचेंज का एक कॉन्सेप्ट जानना चाहूँगा, और एक नटशेल में मुझे बताएं कि द इमार प्रोजेक्ट और द बहरिया प्रोजेक्ट, इज़ इट या वॉज इट लीगल इन योर ओपिनियन, और इट वॉज इलीगल? If you take my words, my opinion, both are illegal. वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की ज़मीन पे, अब
उनके दरमियान एग्रीमेंट जो हुआ है DHA बिन कासिम और प्राइवेट पार्टीज़ के दरमियान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध कहीं भी नहीं रुकती। आपको पता होगा बड़ा मशहूर केस चला था KPT का, ये अपना माइकोलाची रोड पे कमर्शियल सोसाइटी बना दी गई थी, ठीक है ना। वो फिर सुप्रीम ये कोर्ट से अलॉट किए गए थे प्लॉट्स कमर्शियल उसमें, एक्टिविटी के लिए, हाँ, नॉट कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए, कराची पोर्ट के ऑफिसर्स के लिए, एंड बाद में उसको कन्वर्ट कमर्शियल, ये भाई प्लॉट्स अब कमर्शियल एक्टिविटी है ना। यस यस। तो मैं वेरी इंटरेस्टिंग चले- फैक्ट इज़ कि माय फादर वाज आल्सो, क्या कहते हैं, उसके कैंडिडेट थे आप कह लें। उनको अलॉट तो खैर नहीं हुई थी, बट इट मे हैव अलॉटेड टू हिम एज वेल बिकॉज ही वाज ऑफिसर इन KPT। अच्छा, उस केस में देखें हाई कोर्ट में KPT के हक में डिसीजन आया था, उसमें मैं अपीयर हुआ था, मैंने आर्ग्यूमेंट्स किए थे, लेकिन जो सिनेप्सिस जमा किए गए थे वो जो सुप्रीम कोर्ट में उनके सुप्रीम कोर्ट के लॉयर पहले जो थे, क्योंकि मैं उस वक्त नहीं था उनका लॉयर वहाँ पर, वो जो एक अलग केस में वही सिनेप्सिस यहाँ जमा करवा दिए गए जिसको बुनियाद बनाया गया। एनीवेज इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन, और KPT से फिर मैं अपीयर हुआ था सुप्रीम कोर्ट में जाकर गुलजार साहब के सामने, और ये ख़त्म हुआ था इस पे कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ कैन नॉट बी अंडरटेकन। क्योंकि लेट्स से सपोजिंगली अभी तो डिस्प्यूटेड एरिया है ना, डिस्प्यूटेड जगह है, मान भी लेते हैं अगर KPT क्लेम करती है कि KPT इज़ अ फेडरल डिपार्टमेंट, डायरेक्ट क्लेम कर नहीं सकती है, चलें कर भी ले तो वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए तो नहीं ना, अपनी वेसल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करेगी ना, वाई फॉर द कमर्शियल एक्टिविटीज़, तो वो मना की गई थी जी। सो एक और इशू हमारे पास आता है इसके बाद कि आइलैंड्स का इशू है। कुछ हमारे आई थिंक 2 आइलैंड्स पे कुछ अर्सा पहले बड़ा डिस्प्यूट रहा है। व्हाट वाज दैट इशू, और उसमें क्या लीगल डिबेट या लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व थे? अच्छा हमाद, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ कि अवाम में ये चीज़ बात जाए भी। ये जब इशू सरफेस हुआ था उस वक्त PTI की गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट थी, और उनके लॉ मिनिस्टर ने एक कानून का जिक्र करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल का प्रोविजन का जिक्र करते हुए, उसकी मैं समझता हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग के साथ वो मिस इंटरप्रिटेशन थी। उन्होंने आर्टिकल 172 सब आर्टिकल 2, 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, 2 को इंटरप्रेट करते हुए ये कहा था कि ये जो आइलैंड्स हैं, जो कि सिंध के आइलैंड्स हैं, ये बेसिकली फेडरेशन के हैं, फेडरेशन की मिल्कियत है। उस ओपिनियन के बाद फिर, क्योंकि मैं यहाँ पे लीगल एडवाइज़र था, चीफ लीगल एडवाइज़र था, ये मेरे पास भी आया था, फिर मैंने ओपिनियन, वो राइटिंग में है, अभी भी ऑन रिकॉर्ड है, मैंने कहा था कानून को एक तो गलत इंटरप्रिटेशन की गई है, और नो लॉ कैन बी रेड इन आइसोलेशन ना, उसके साथ दूसरे कवानीन भी हैं, उसको भी पढ़ें। तो ये बेसिकली सिंध प्रोविंस के आइलैंड्स हैं, और ये फेडरेशन के हरगिज़ नहीं है। वो इंटरप्रिटेशन ये की गई थी आर्टिकल 172 सब आर्टिकल 2 की, कि द लैंड विच फॉल्स विद इन द कॉन्टीनेंटल शेल्फ द लैंड शेल बिलोंग टू द फेडरेशन। आइलैंड्स क्योंकि कॉन्टीनेंटल शेल्फ में फॉल करते हैं, तो इसलिए फेडरेशन के। अब कॉन्टीनेंटल शेल्फ की डेफिनेशन जो है ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, ना लैंड रेवेन्यू एक्ट्स में दी गई है। कॉन्टीनेंटल शेल्फ की डेफिनेशन सेक्शन 5 टेरिटोरियल वाटर एंड द मैरीटाइम एक्ट 1974 में दी गई है। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है वो लैंड नहीं जो कि सरफेस पे, द लैंड विच इज़ इन द बीनीथ ऑफ द सी या सबमरीन एरियाज में जो लैंड है, वहाँ से मादनियात भी निकलती हैं, बहुत सारी चीज़ें, दैट शैल बिलोंग टू द फेडरेशन, नॉट द लैंड विच इज़ ऑन द सरफेस। अच्छा, आई बिलीव कि नो लॉ कैन बी रेड इन आइसोलेशन ना। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 172 सब आर्टिकल 2 के साथ दूसरे कवानीन भी मौजूद हैं, जैसे मैंने कहा कि टेरिटोरियल वाटर एंड द मैरीटाइम एक्ट 1974, उसके साथ फिशरीज़ के लॉज हैं। अच्छा, उसके बाद ओपिनियन मुझसे भी मांगा गया था, मैंने ओपिनियन दिया, दैट्स ऑन रिकॉर्ड। मैंने कहा था कि ये सिंध प्रोविंस के आइलैंड्स हैं, और ये प्रॉपर्टी है सिंध की, ये फेडरेशन से बिलोंग नहीं करती है। अब उसको क्या एक्सेप्ट किया उन्होंने, क्या नहीं किया, मैंने तो अपनी जगह पे जमा करवा दिया। देखिए, इंटरनेशनली रिकग्नाइज प्रिंसिपल है, लॉ है, कि 12 नॉटिकल माइल्स तक जो होगा ना, वो प्रोविंशनल, वो जो स्टेट है, और स्टेट को डिफाइन किया गया प्रोविंस, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स रहेंगे, कंट्रोल रहेगा उस पर। और फिशरीज में लॉज में भी यही है, सिंध के 12 नॉटिकल माइल तक। तो आपके ये आइलैंड्स जो हैं वो एट द बेस्ट 8 नॉटिकल माइल्स तक हैं, 12 नॉटिकल माइल्स से आगे तो नहीं है। तो उस हवाले से भी ये फेडरेशन के तो बनते ही नहीं है। मेरी स्टैंडिंग, मेरा फर्म ओपिनियन ये है कि जो आइलैंड्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के हैं,
गवर्नमेंट ऑफ सिंध से मुराद, अगेन आई वुड रिपीट इट, नॉट गवर्नमेंट, प्रोविंस ऑफ सिंध। अगेन मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन खत्म हो कि गवर्नमेंट तो आने जाने वाली चीज़ है ना, आज एक गवर्नमेंट है कल दूसरी गवर्नमेंट होगी। प्रोविंस जो है सिंध प्रोविंस, ये प्रॉपर्टी है सिंध प्रोविंस की। दैट्स Sir, thank you so much. It was My a pleasure. wonderful It was discussion, really a and pleasure. it's your promise, and we'll take that कि आप take my दोबारा words. आएंगे Take my for words. Barrier Town, Imar and Barrier Town issues, क्योंकि ये and मेरे अपने एक्सपीरियंस yes, से and मैंने we are खुद going to litigation में appear discuss होता रहा हूँ, those on in very detail, and inshallah उस पर पूरी Definitely. podcast करेंगे, and I really enjoyed and hope And so कि Hamad, आपको I really, it was really a pleasure attending your podcast और deliberation जो हुई यहाँ पर, I really liked it. थैंक यू सो मच सर। एंड व्यूअर से भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगे इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।